अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। Good morning, everybody. Hopefully, it is a good morning for everybody from who is across the watching. world, and obviously there's so much happening in the country. लेकिन हम जिस शहर में हैं वहाँ लिटरली सोग का समा है, क्योंकि जो सानेहा गुल प्लाजा हुआ है, एक तो हर शख्स की कोर मेमोरी है, मतलब ज़िंदगी में मुतअद्दिद दफ़ा कभी ना कभी ज़रूर गए हुए हैं। देन यू नो शॉपकीपर्स देयर, देन यू समहाउ, मैं सुबह ही आपको बता रहा था कि जहाँ से मैंने प्लेटें ली थी वो ऊपर टॉप फ्लोर पे एक दुकान हुआ करती थी, पता नहीं उनमें से कोई बचा होगा नहीं बचा पता होगा। है बड़ी टेंशन हो रही है एक दिल में, बिकॉज वी हैव बीन गोइंग देयर सो ऑफन कि वो ऑलमोस्ट एक आपकी जरा एक दोस्ती टाइप वाकिफदारी हो जाती है। एग्जैक्टली दोस्ती चले नहीं कहेंगे, लेकिन यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड, कि वो ठीक हैं कि नहीं है। बिकॉज मतलब एक तो दुकानदारी उनकी, बिजनेसेस, मतलब दीज वर फ्लरिशिंग बिजनेसमैन, सेटल्ड पीपल सिटिंग देयर, एंड दिस वाज लिटरली द सेकंड जनरेशन। मतलब वालिद ने अब अपने जवान बच्चों को उसी कारोबार में सेटल कर दिया था। सो दिस वाज द सेकंड जनरेशन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ दीज बिजनेसेस एंड शॉप्स। बट जाहिर है जहाँ बाहक अफराद की तादाद हो गई है अब 26, 71 अफराद अब तक लापता है। ये जो बात आपने की है ना, जहाँ बहक, मतलब हमें सैडली पता था कि डेथ टोल जो है ये ऊपर जाएगा, लेकिन अभी भी 71 आर्मी, 71 ह्यूज नंबर, 26 ऑलरेडी। एंड ये भी बड़े अंडरस्टेटेड से नंबर हैं। कल रात से अब तक आपको बता दें कि 20 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 18 की शनाख्त कर ली गई है। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा साने में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है, और इस वक्त भी इमारत में कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, इमारत के बाहर मुतासरा ख़ानदान गम की तस्वीर बने हुए हैं। लोग कल भी इस बात के मुंतज़िर रहे हैं कि कहीं से उनके प्यारों की कोई खबर आ जाए, और उसके बाद सोशल मीडिया पे आपने वो वीडियोज़ और वो वॉइस नोट्स, वो सब कुछ तो देखा होगा। We are talking about families, we are talking about खानदान के खानदान, क्योंकि जाहिर है जब आप इस तरह की होलसेल मार्केट या जहाँ से आपने ज़्यादा सामान लेना हो तो ख़वातीन, इट्स वेरी अनयूजुअल कि आप अकेले जा रहे हो कि एक और वेरी, इन फैक्ट यू ट्राई टू गेट समबडी टू कम विद यू। इट्स सच अ बिग प्लाजा, मतलब इतना बड़ा ये मॉल है, मॉल था रादर, कि आप अकेले कभी भी नहीं जाते थे। ऑलमोस्ट लगता है कि गुम जाएंगे, तो आप यू आस्क योर फ्रेंड्स, यू आस्क योर फैमिली कि जी हम गुल प्लाजा जा रहे हैं, चलना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक हाँ डे, क्योंकि डे तो आपका लग ही जाता है। और यहाँ एक शख्स का ये कहना कि मेरी बेटी, मेरी बीवी और मेरी बहन तीनों, और इस तरह की एक कहानी नहीं है, इस तरह की मुतअद्दिद कहानियां हैं कि खानदान के 6 लोग इस सानेहे में चले गए हैं इस दुनिया से। आग बुझने का सुनते ही कई लोग अपने प्यारों की तलाश में इमारत के अंदर खुद ही दौड़ पड़े। लापता अफराद के लवाहिकीन से कहा गया कि वो सिविल अस्पताल में अपना डेटा, DNA नमूने जमा करा दें। आग लगने के बाद अस्पताल लाए गए जख्मी तमाम 30 अफराद को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इमारत में आग लगने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। वीडियो में आग लगने का वक्त रात 10:22 है। आग के बायस गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत भी मुतासर हो गई और पिलर्स टेढ़े हो गए। सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा पर MQM के अरकान ने एहतजाज किया, स्पीकर डाइस के पास जमा हो गए, फिर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया है। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की, और उनका कहना था कि इस्लामाबाद में सिंध हुकूमत ने तरक्की की ख्याली तस्वीर पेश की थी। 17 साल की हुकूमत बेनकाब हो चुकी है, ये उनका कहना था। सिंध के वजीर सईद गनी का कहना था ये तमाशा लगाना चाहते हैं और ये शोर करना चाहते हैं तो करें, और अलमनाक वाक़या हुआ है, अरकान को संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। अब वहाँ सब कुछ क्या हुआ, किसने क्या कहा, ये देखें। इस वाक़े के नतीजे में अपने आप को बरीजुमानी कह रहे हैं। उन्होंने कमेटी बनाई और उन्होंने ये कहा कि हम निशानदेही करेगी वो कमेटी कि कहां हुकूमत की कोताही है, कहां हमारे उन इदारों की कोताही है जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये आग बुझाएं और लोगों की जान बचाएं, कहां उस मार्केट में जो शॉपकीपर्स थे उनकी कोताही है, कहां उनकी और एसोसिएशन की कोताही है, ताकि सारी जो कोताहियां हैं वो सामने आए और हम कोई या तो प्लान बना सकें कि आइंदा ये कोताहियां ना हो सकें। अच्छा जी, सिंध असेंबली में आपको बताएं कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन मोहम्मद फ़ारूक ने सानिया गुल प्लाजा पर तहरीक इल्तवा जमा करा दी, जिसमें कहा गया है कि सानिया गुल प्लाजा ने कराची के करप्ट और बोसीदा निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। जिस शख्स पर जिम्मेदारी आयद होती है, सिंध हुकूमत ने उसे ही तहकीकाती कमेटी का सरबराह बना दिया है। मीर भी कितने सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब
उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, उसी कमिश्नर को जो इस गफलत के अंदर मुर्तकिब है उसी को कमेटी में बना दिया। मैं समझता हूं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट के कोई जजेस वो इस कमेटी के अंदर शामिल किए जाने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल ताजर रहनुमा जावेद बिलवानी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुल प्लाजा हादसे की वजह जानने के लिए कमिश्नर की निगरानी में इंक्वायरी कमेटी बना दी है। वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि सानेह में हुकूमत की गलतियाँ भी हैं। वैसे हादसे की जगह ठीक है, जान लेंगे, लेकिन व्हाट चेंज वुड दैट ब्रिंग? मतलब क्या इसके बाद हमारी तमाम मार्केटों में फायर स्प्रिंकलर्स, फायर सेफ्टी निज़ाम क्या लागू हो जाएगा? छोड़ दे सब कुछ, अलार्म, एक अलार्म होता है जो आवाज होती है ऊंची ऊंची, उससे पता चलता है। जो अब कहानियां सामने आ रही हैं, गलतियों की एक तवील फहरिस्त है जिसमें ये भी है कि किसी को पता ही नहीं लगा कि नीचे आग लगी हुई है और इस नौयत की आग लगी हुई है। ऊपर लिटरली लोग, आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द शॉपकीपर्स जिनसे हम शॉपिंग करते थे, वो कहते हैं हमें तो बहुत देर बाद पता लगा, बस हमारी 4 सांसें बची थी कि हम खिड़की तोड़ के बाहर नीचे कूदे हैं। अच्छा, सीएम का क्या कहना था, ये देखते हैं। इस वाक़े की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में, और उनको एडिशनल आईजी कराची असिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमने उन्हें कहा है कि वो कोऑप्ट करें और मेंबर्स, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे, और भी कोई अगर कोई भी इदारा, एक इधर बात हुई कि जो लाहौर में फॉरेंसिक साइंसेस का इदारा है, हम उनको लिखेंगे भी, और इस मीडिया के थ्रू उनसे दरख्वास्त भी है कि अगर हमारी मदद कर सकें देखने के लिए कि कैसे फायर स्टार्ट हुआ, फलाने दुकान वाले का कसूर था या इस अफसर ने ये नहीं किया, और हम फिर इसको लंबा खींचें। इस तरीके की इंक्वायरी नहीं होगी। हम गलतियां अपनी जिसकी भी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको दुरुस्त करें। हाँ, बड़ा क्लियरली का अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि इसमें कोई तकरीब कारी है तो ऑब्वियसली उस पर तो एक्शन लेना होगा, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है। सानेहा मतलब, प्लाजा पर अच्छा, सेनेट में भी बहस हुई है। नहीं, बात ये है कि वो बार बार इंक्वायरियों की बातें हो रही हैं। अब मतलब अब इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन नाउ। बहुत इंक्वायरियां हो गई, ये पहला वाकया थोड़ी है, ये पहला हादसा थोड़ी है। यहाँ जो है आए दिन आग लग रही होती है, बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं, मतलब हम वी कैन मेक अ होल लिस्ट ऑफ इट। लेकिन आग वाली बात जो है, इतने बड़े प्लाजाज, इतने कमर्शियल एरियाज में अगर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, कैसे एनओसीज मिल जाते हैं? मतलब मैं स्प्रिंकलर्स की आप बात करें, उसको तो फिर भी जाके लगाना होगा। कोई अलार्म सिस्टम ही लगा दो, कोई घंटियां बज जाए, कोई स्मोक डिटेक्टर भी, आई डाउट कि ये लोग करेंगे। लिटरली वो अगर आप अमेज़न या एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से भी पकड़े ना, तो चिपकने वाले मिल जाते हैं जो लोग अपने घरों में भी और दफ्तरों में भी इस्तेमाल करते हैं। हमें अपनी सेफ्टी या हमारी दुकानों में जो लोग आ रहे हैं या जिन बिल्डिंग्स में है, हमें क्यों नहीं है? व्हाई इज दिस नॉट अ प्रायोरिटी? तो लिहाजा सीएम साहब का ये कहना, जी कमिश्नर भी इंक्वायरी करेंगे ना, मतलब डीसी का तो 7 दफ्तर था, लोग तो उन पे भी तनकीद कर रहे हैं कि वो किधर थे। मतलब चाहे मेयर कराची का देर से पहुंचना हो या कमिश्नर साहब हो या इंतजामिया हो, ये तमाम लोग तो पार्टी हैं ना इस सारे मामले में, इनकी तो जिम्मेदारियां हैं, ये सारा कुछ इनके तहत सही होना चाहिए था। अब यही लोग इंक्वायरियां करेंगे, ये बात नहीं समझ आ रही। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इंक्वायरी? मुझे नहीं समझ आ रही कि हम यहाँ पे एक हादसा है ना, जिसकी हमें क्लियर कट, जिसके लिए किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है कि वो कितनी इंक्रोच्ड मार्केट थी, उसमें क्या निजाम था, उसमें कोई फायर सेफ्टी एग्जिट नहीं था, उसमें कोई फायर बुझाने का निजाम नहीं था। बात ये है कि इंक्वायरी हम खेल रहे हैं, क्या पता चलेगा इंक्वायरी से? जो पिछली सारी आगे लगी हैं यहाँ कराची में, कोई किसी मॉल में कहीं और जैसा हुआ है, उनकी भी इंक्वायरियां हुई थी, वहां क्या हुआ? तो फिर ये खानापुरियां क्यों हो रही हैं? ये इस बात से ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए, दूसरा ये इंक्वायरी से हमें ये तो पता लग जाए, मतलब हमें ये पता लग के क्या कर लेंगे अब इस स्टेज पे कि ये आग कैसे लगी? चलिए जी, किसी ने कुछ बुझा दिया होगा या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग तो लग गई। बात ये है कि आग लगने की सूरत में, जो किसी भी सूरत में लग सकती है, वहां से बच निकलने का, वहां टैकल करने का कोई निजाम नहीं है। ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है। दिस इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। मतलब लगना इज नॉट द इशू, बुझाया क्यों नहीं गया? Why was that not done in time, appropriately, effectively? मतलब वो सब उसमें क्यों इतनी देर लगी? And also ये सवाल है कि आप इंक्वायरी इस पे आग लग गई, क्यों लगी, कैसे लगी, इससे बहुत बेहतर ये हो कि आप बाकी इमारतों को कैसे बेहतर करेंगे, वहां पे फायर सेफ्टी का निजाम कैसे लागू करेंगे, उस पे कोई कमेटियां बिठा के उस पे इंप्लीमेंटेशन कमेटी बिठाएं आप, या फिर निकालें किसी को जो एनओसीज दे देते हैं कि जी सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग हियर, और चलें ये खोल दें।
आवाम के लिए, वो ये इंक्वायरियां ऐसी जगहों पे होनी चाहिए। ज़ीशान शाह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। ज़ीशान, क्या हाल है आपका? ज़ीशान, हम बड़े कंसर्न्ड हैं, लोग जो फैमिलीज अभी तक बाहर बैठी हुई हैं, हमें पता है कि क्लियरेंस हो रही है गुल प्लाजा का, जो भी स्ट्रक्चर अब रह गया बीच में से, उन फैमिलीज को क्या उम्मीद है? मतलब वो ये तो नहीं हम कह सकते वो किस इंतज़ार में है, लेकिन बहुत ही कोई दर्दनाक कहानियां हैं जो हम सुन रहे हैं लोगों से। देखिए हुमा, बिल्कुल जो फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही हैं, हर कोई एक उम्मीद को लेके आ रहा है कि क्या पता कोई मौजज़ा हो जाए और उनका प्यारा जो अंदर मौजूद है वो किसी हिसाब से बच गया हो और बाहर निकल आए। रहा सवाल रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो गुज़िश्ता रोज़ से लेके अब तक फ़िलहाल कोई भी अपडेट सामने नहीं आ सकी है। 26 लाशों को निकाला गया था, आखिर में एक शख्स की और एक बच्चे की लाश निकाली गई थी। गुज़िश्ता रात को मुख्तलिफ हैवी मशीनरीज़ के साथ मुख्तलिफ जगहों पे ड्रिलिंग करके रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आग वक्तन फ़वक्तन कूलिंग हो चुकी थी, अंगारे अंदर मौजूद थे, दोबारा भड़क उठती थी। जितने भी जो स्नॉर्कल यहाँ पर मौजूद थी उसकी मदद से पानी किया शावर किया जा रहा था। शावरिंग के बाद में नीचे से भी किया जाता, फिर हैवी मशीनरी से दोबारा रास्ता भी बनाने की कोशिश की थी, मलबे को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। ताहम गुज़िश्ता रात से लेके अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब क्योंकि रात का वक्त था, अब दिन की औकात का आगाज़ है, तो अब दोबारा से हुकाम जो है वो रेस्क्यू मिशन को थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद में अंदर जितने लोग हैं या जितनी अगर कोई लाशें हैं मौजूद, उसको क्लियर करके फिर उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर ज़ीशान डेड बॉडीज़ कहाँ से रिकवर की जा सकी हैं, और जो दूसरे और तीसरे फ्लोर, तीसरी मंजिल की बात की जा रही थी, वहाँ तक एक्सेस मिल सका? वहाँ पे अब लोग चले गए? क्योंकि ज़ाहिर है हर फ्लोर पे उतनी ही दुकानें हैं ऑलमोस्ट। कल तो हमें यही पता लगा था कि अभी ग्राउंड और फर्स्ट ही क्लियर गया है। देखिए अब्दुल्ला, यहाँ पे बहुत अजीब से डायनामिक्स बने हुए हैं। इमारत काफ़ी हद तक पिछली साइड का हिस्सा गिर चुका है, फ्रंट से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे अकब में देखा जा सकता है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा गिर चुका है। जो सेंटर साइड थी उस उधर को गुज़िश्ता रोज़ 16 लाशें निकाली गई थी, जो कि ग्राउंड फ्लोर था। उनको क्लियर कराया था, जो कि फर्स्ट फ्लोर था, मात्र जो फर्स्ट फ्लोर था उसे क्लियर कराया गया था। कल फिर जो बची हुई बिल्डिंग है उसकी दूसरी मंजिल के अंदर रेस्क्यूअर्स अंदर दाखिल हुए थे और उस चीज़ को क्लियर कराने की कोशिश की गई थी। ताहम वहाँ से फ़िलहाल इनको कुछ भी नहीं मिला है। अब एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि मलबे तले दब गया है, उसके अंदर चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो बेसमेंट है और कुछ वीडियोज़ जो आ रही हैं उससे उम्मीद की जा रही है कि मुमकिन तौर पे ये बेसमेंट की वीडियोस हैं। बेसमेंट में अभी भी ऑपरेशन, ये जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका है, क्योंकि पूरा मलबा हटेगा, फिर बेसमेंट की जानिब जाएंगे, रास्ता बनाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से पता लगेगा कि वहाँ पे अंदर से क्या बरामद होता है। तो बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़ीशान, तो ऑपरेशन खासा सुस्त रवि का शिकार है। जी ज़ीशान, हम वीडियो भी देख रहे हैं, मतलब इस बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर रह गया है वो तो उसमें जाना भी बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से लोगों को। तो कौन से क्लियर है जो एरियाज हैं जिनको कहा गया है जी यहाँ अंदर जाके रेस्क्यूअर्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो ये बिल्डिंग। यू कैन शो अस अराउंड ज़ीशान, हम आपको फुल स्क्रीन करेंगे तो यू कैन शो अस अराउंड कि पीछे आपके कहां से एंट्री हो रही है, कहां से रेस्क्यू के वर्कर्स अंदर बड़ा डेलिकेट ये स्ट्रक्चर लग रहा है। अब तो बस बिल्कुल लिटरली मलबा ही है। हाँ, मलबा ही है, लेकिन फिर और राख का ढेर ही है, समझ लो। डर तो ये भी लगता है ना रेस्क्यूअर्स अंदर हो और कोई इधर उधर और हादसा ना हो। जी ज़ीशान, देखिए ये मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथी कैमरामैन दिखाएं। ये वो पार्ट है जो कि जब से कोने वाला आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये जो फ्रंट के साइड थी बिल्डिंग की वो ढह गई थी। इसकी जानिब जो बैक साइड है उस वहाँ तक अभी तक रेस्क्यूअर्स नहीं पहुँच सके, और इसकी जो अकब वाली साइड है जहाँ पे बिल्डिंग गिरी है, जो हिस्सा गिरा है, वो भी जगह इतनी दबी हुई अंदर नहीं जा सके। मैं रही सवाल गुज़िश्ता रोज़ जो ऑपरेशन हुआ है, आप ये देख सकते हैं, जो ये जहाँ से अभी भी धुआं निकल रहा है, इस जानिब रेस्क्यू हुकाम की जानिब से अंदर दाखिल किए हुए थे, और यहीं से ही जो हिस्सा टूटा हुआ है उसके पड़ोस में जो पिलर नज़र आ रहे हैं, वहाँ से लाशों को बाहर निकाला गया था। ये वाला हिस्सा
हिस्सा जो है यहीं से अंदर दाखिल हुए थे और ये जो इमारत का हिस्सा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ को इधर की स्वीपिंग अभी तक हुई है। इसके सिर्फ जो फर्स्ट फ्लोर है जिसे मेज लाइन को कहा जा रहा है, उसकी सिर्फ स्वीपिंग हुई है। सवाल ये, हमारे साथ ही रहिएगा डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्ट्रैटेजी पे बहुत बात हो रही है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आग कहाँ से बुझाना शुरू की जाए, हर तरफ से भड़कती चली जा रही थी। फिर सुबह 4 बजे के करीब पानी की शॉर्टेज भी हो गई। जैसे जैसे पानी की शॉर्टेज होती थी, जितनी आग बुझाई जाती थी, दोबारा भड़क उठती थी। आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप लोगों को कब इत्तला मिली, आप लोगों की गाड़ियां कब तक पहुंची, रास्ते में फिर जो टैंकर थे पानी के वो भी फंस गए, ट्रैफिक पुलिस को मैनेज करना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी नीड टू नो द योर वर्जन ऑफ द स्टोरी फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में लिया है और मैं आपके साथ इसमें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ज़रूर ब्रीफ करूंगा। आपके साथ वैसे भी बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं एंड यू नो अबाउट रेस्क्यू 1122 सर्विस। तो जो पहली इत्तला हमें मौसूल हुई थी वो 10:38 पे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल ऑफ रेस्क्यू 1122 हमें कॉल मौसूल हुई थी और उसके अगले 2 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी टीम से डिस्पैच हो गई थी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्टेशन हैं। उसके बाद जो पहली हमारी व्हीकल थी या पहली जो टीम थी हमारी, उन्होंने वहां पर रिपोर्ट किया था 10:52 पे और 10:57 पे हमें वीडियो रिसीव हुई अपनी टीम्स को रेस्पॉन्स देते हुए, यानी कि हमारी जो फायर व्हीकल थी वो वहाँ पर रेस्पॉन्स दे रही थी। ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त हमारे पास, क्योंकि आपको खुद पता है कि हमारे पास पूरा डिजिटाइज सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है, कितने बजे कॉल्स आती हैं, कॉल्स रिकॉर्डेड हैं, ट्रैकर्स लगे हुए हैं और पूरी हमारी मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल से हो रही होती है। ये मैंने आपके साथ वो शेयर किया जो इसकी एक्चुअल जो है वो जो इसका रिस्पॉन्स टाइम था जो हमें पास जो कॉल रिसीव हुई थी। उसके बाद क्योंकि जो फायर व्हीकल्स या फायर क्योंकि पे काफ़ी डिस्कशन हो रही होती है, क्योंकि फायर पहले लग चुकी थी और जिस तरह की इंटेंसिटी थी तो उसमें काफ़ी फ्लोर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके थे। अब तो आपने वैसे भी देख लिया, काफ़ी वीडियोस जो है वो आ चुकी हैं और किस तरह की सिचुएशन थी, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसका 8000 यार्ड जिसका जो ओवरऑल जो आप इसका कवर्ड एरिया देख लें और उसमें इतनी इंटेंसिटी के साथ जो फायर हो, उसमें हमने बैकअप टीम्स को भी कॉल कर ली थी। उसके साथ साथ केएमसी की 3 व्हीकल्स ऑलरेडी पहुंच चुकी थी 10:45 पे और उसके साथ फिर हमने फौरन से स्नॉर्कल्स को जो है वो कॉल की। उसके साथ हमने फिर इंगेज किया वाटर बोर्ड को कि हमें वाटर सप्लाई भी साथ साथ चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी के साथ साथ जो मजीद जो रिसोर्सेज थी उनको मैनेज किया गया और उनको कॉल की गई। और जो जहाँ तक जो फायर इंटेंसिटी, क्योंकि ये 3rd डिग्री फायर थी और 3rd डिग्री फायर का मकसद भी ये होता है कि हम फौरन से उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि एक अलार्म जनरेट हो जाए, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और उसमें जो उसका जो उसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिनको कॉल किया जाता है। तो इस तरह से नहीं था कि इसमें कोई डिले हुई हमारी तरफ से, लेकिन जो रेस्पॉन्स था वो ऑन टाइम था। लेकिन क्योंकि रेस्पॉन्स हमेशा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है रोड कंडीशंस पे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा कोई सेपरेट लेन नहीं है इमरजेंसी सर्विसेज की व्हीकल्स के लिए, तो वो इतनी सेम रोड आ रही होती है, यहाँ पर ट्रैफिक भी होता है और आने के बाद वहाँ पर क्राउड मैनेज कर क्राउड देखते हुए वहाँ पर जो फायर का रेस्पॉन्स देना इट्स ऑलवेज चैलेंज। अच्छा, लोगों की बड़ी तादाद का जमा होना भी फिर ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी, रेंजर्स की जिम्मेदारी थी जो ऑलरेडी यहाँ पहुंचे हुए थे, कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए था। डॉक्टर आबिद, आग लगी 10:22 पे 10:22 पे, आपने जो अपनी पूरी टाइमलाइन बताई है उसमें फर्स्ट व्हीकल जो वहां पहुंची है वो 10:52 पे पहुंची है। आधा घंटा इज अ क्रूशियल पीरियड। मतलब क्या आप लोगों को बताया नहीं गया था, रसाई नहीं थी उस जगह की? 30 मिनट्स इज मेक और ब्रेक, मतलब उसमें तो आग कहां से कहां पहुंच सकती है। तो हम जरा वो जो लैग नजर आ रहा है उसके हवाले से आपसे पूछना चाह रहे हैं, व्हाट हैपेंड देयर? प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग जहां पे आग बुझाने का कोई निजाम ही नहीं था वहां। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अगर मैं करेक्शन कर दूं, क्योंकि मैंने कहा था 10:38 पे हमें कॉल रिसीव हुई है एंड हमारी जो टीम्स थी उन्होंने 10:52 पे रेस्पॉन्स दिया, तो इट्स नॉट एन हाफ एन आवर डिले। Okay, from the fire it is an half an hour. आपको we get it that you did not get the information. However, आग जो थी वो 10:22 को ही लगी थी। Okay. जी बिल्कुल, उससे पहले आग लग चुकी थी और जिस तरह से हमें कॉल रिसीव हुई हमने अपना रेस्पॉन्स दिया, लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट रेस्पॉन्स था वो, क्योंकि अगर बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि हम हमेशा फायर सेफ्टी की बात जो है वो, क्योंकि इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो जो पूरी डिस्कशन हो रही होती है फायर फाइटिंग पे, लेकिन फायर
का जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो उसका प्रिवेंशन सिस्टम होता है। हम अभी इस पे काफ़ी डिस्कशंस भी हम कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वहाँ पर फायर सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी आप प्रीवियसली भी अगर डिस्कशंस कर लें, जिसमें आरडी मॉल भी था, उसके बाद जो है डिफरेंट जो EPZ की भी अभी आपने रिसेंटली देखी, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में फायर लगी थी, जब तक हमारे पास फायर सेफ्टी के वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, यानी कि फर्स्ट रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं होता, दिस इज द रीजन कि वो फायर की क्योंकि जो सिचुएशन जाहिर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, अभी चैलेंज एट हैंड ये है कि 83 लोग 80 लोग ऑलमोस्ट लापता हैं। आपके पास क्या प्रॉपर इक्विपमेंट मौजूद है? बिल्डिंग भी फ्रैजाइल है, पिलर गिर रहे हैं, आधी बिल्डिंग मुनहदिम हो चुकी है। खैर वो पानी वाला इशू तो चलता ही रहेगा। लोग यही कह रहे हैं कि पानी वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होता था। आपके अपने चैलेंजेस हैं, पानी ज़ाहिर है इस्तेमाल हो रहा है तो ख़त्म भी हो रहा है। सो पानी की डिले की वजह से भी क्या आग और फैलती जाती है। लेकिन व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ? Because obviously so many bodies have to be discovered from the building, which the structure which in itself is very dangerous and risky. तो क्या उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? इस वक्त सर्चिंग चल रही है और अभी भी मेरे पास रिसेंटली अगर आपके वहाँ पर कोई आपका स्टाफ वहाँ पर होगा, वो आपको जी हमारे साथी ज़ीशान हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, एंड ही इज आल्सो लिसनिंग टू यू। फ्लोर 3 पे, फ्लोर 2 पे हमारी टीम जो है वो एंटर हो चुकी है और इस वक्त सर्चिंग वहाँ पर चल रही है। मेरे पास इस वक्त लाइव वीडियोस आ गई हैं हमारे स्टाफ की जो अंदर सर्चिंग कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दे सीइंग? मतलब आप जो वीडियोस देख रहे हैं वहाँ पे आपको रिकवर हो रही हैं, लोग हैं मौजूद या क्लियर हैं वो एरियाज? थर्ड फ्लोर जो अभी अब तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, जो सर्चिंग चल रही थी, अभी तक उन्होंने कोई वहाँ पर डेड बॉडी उनको नहीं मिली। सेकंड फ्लोर पे अभी सर्चिंग चल रही है। उसकी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम मीडिया के साथ शेयर करते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई हमारी तरफ से डिले है। कंप्लीट सर्चिंग प्रॉपर जो हम अपने स्टाफ की सेफ्टी को सिक्योर करते हुए, इस बिल्डिंग की कंडीशन को देखते हुए हम सर्चिंग कर रहे हैं वहाँ पर। आपका अच्छा डॉक्टर आबिद ये भी बता दें कि बिकॉज हम बहुत बार इक्विपमेंट की भी, आप हमारे शो पे इतनी बार आए हैं और हम बात करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, आर वी वेल इक्विप्ड फॉर समथिंग लाइक दिस? आप ऑब्वियसली लाइफ टाइम आप ये रेस्क्यू जो रिकवरी करनी है बॉडीज की वो भी चल रहा है, आप वीडियोस भी देख रहे हैं। इन योर ओन सेंस आपको लग रहा है कि हम इक्विप्ड हैं टू डू दिस एट द मोमेंट? रेस्क्यू 1122 इज कम्प्लीटली इक्विप्ड और इसको हम आप लोगों ने विटनेस भी किया था लास्ट टाइम लियारी इंसिडेंट में भी। और ये जो इंसिडेंट पे आज सर्चिंग कर रहे हैं, इसमें वी आर वेरी वेरी मच इक्विप्ड और हम इसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एज सुन एज पॉसिबल हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए जल्द अज जल्द इन डेड बॉडीज को रिकवर करके हैंड ओवर कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है कोई इनिशियल निज़ाम नहीं था आग पर काबू पाने का, सिवाय रेत की 2 बाल्टियों के जो गुल प्लाजा की सीढ़ियों में रखी होती थी लटकी हुई बेचारी सी। क्या बुनियादी इक्विपमेंट मौजूद होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग में, या क्या होता कि इस आग को फैलने से फौरी तौर पर रोका जा सकता? क्योंकि लिटरली मिनटों में एक 8000 गज की इमारत को इसने अपनी लपेट में ले लिया क्योंकि सारी ही चीज़ें इन्फ्लेमेबल थी। सो क्या होता काश कि ये आग उसी वक्त काबू में आ जाती? देखें, एक किसी भी बिल्डिंग में उनका अपना एक तो फायर अलार्म सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि खुदा न खास्ता अगर स्मोक जनरेट हो तो वो अलार्म जनरेट हो जाए और लोग अपने आप को वहाँ से इवैक्यूएट करना शुरू करें। उसके साथ साथ फायर एग्जिट का होना बहुत जरूरी है और लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पर अगर फायर एग्जिट है तो उनको कहाँ से इवैक्यूएशन करनी है। और उसके साथ उनका अपना फायर सप्रेशन सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम और जो वाटर हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए, जो इस बिल्डिंग में नहीं था। आप भी इस बिल्डिंग में जा चुके हैं, मैं भी कई बार इस बिल्डिंग में जा चुका हूं और इस सिचुएशन जो अंदर आप लोगों ने सिचुएशन आप लोगों ने देखी हुई थी, उस सिचुएशन से आपको खुद पता है कि जब भी हम किसी फ्लोर पे जाते थे तो वापसी में जो उनकी अपनी स्टेयर थी सर, वो वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम तो शायद ही मतलब इन किस्म की इमारतों में, इस किस्म की इमारतों में हम क्या एक्सपेक्ट करें। लेकिन क्या इनिशियली फायर एक्सटिंग्विशर से काम चल सकता था? कितनी तादाद में होने चाहिए थे? अगर हर दुकान में 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर होते तो could it have been helpful? हमारे साथ ही रहेगा डॉक्टर साहब, ज़ीशान भी हमारे साथ हैं। अच्छा ज़ीशान, ज़ाहिर है बड़ी ही दर्दनाक, वेलकम बैक। ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टिंग लाइव। उससे पहले हम डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन से बात कर रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि अब 3रे फ्लोर तक पहुंच गए हैं उनके वर्कर्स और ढूंढ रहे हैं। अच्छा ज़ीशान से मैंने बात करनी है क्योंकि हम ब्रेक में भी बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं, वो कुड हैव बीन, शुड हैव बीन बातों में हम भी फंस गए हैं और ऑब्वियसली इतना शदीद एक दर्द है कि काश कुछ किया जा सकता बचाने के लिए, लेकिन वी हैव सीन दिस इन द पास्ट एंड अल्लाह ना करे हाउ आर थिंग्स गोइंग टू इंप्रूव इन द फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हुआ। ज़ीशान,
एग्जिट डोर, दरवाज़ों की जो बात हो रही है इस पूरे गुल प्लाजा में, माना कि कोई 10:30 बज चुके थे, सैटरडे नाइट थी, मॉल शायद वो जो प्लाजा है बंद भी होने वाला था, इतनी दुनिया अंदर हो प्लाजे में और 26 दरवाज़ों में से 24 बंद कर दी हों। ये फिगर मैं सही कह रही हूँ? क्योंकि बार बार हमें यही बताया जा रहा है कि जी सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे, बाकी जो थे 26 में से 24 वो बंद थे। एक तो वो रैंप है जिससे ज़ाहिर गाड़ियां जाती हैं, गाड़ियां ऊपर जाती हैं पार्किंग के लिए। जी जी देखें, बिल्कुल जो अभी जो सारा वाक़या हुआ है और जो बातें सामने आई हैं, लोग 26 एग्जिट्स और 26 एंट्रेंसेस, जो 26 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ से निकलने की और अंदर आने की जगह थी। देखें, अव्वल तो पहली बात ये, यहाँ पे कोई भी फायर एग्ज़िट या एमरजेंसी एग्ज़िट मौजूद नहीं था। ये इमारत 1995 में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये 3 मंजिलें बनी थी। उसके बाद में दोबारा से रिवाइज हुआ इसका नक्शा, फिर मज़ीद ऊपर 2 जो इसके ऊपर फ्लोर्स बनाए गए। इस इमारत की अगर टेक्निकलिटी देखी जाए तो बहुत बड़े बड़े हॉल नुमा शॉप्स बनी थी, लेकिन बाद में बाइफरकेट कर करके हर एक दुकान के अंदर 8-8 दुकानें बनाई गई। रश इतना ज़्यादा था कि हद नहीं। और जैसे कि इंतज़ामिया या जो केयर टेकर्स होते हैं बिल्डिंग के, उनका यही होता है कि रात हो गई, यहाँ पे लोगों को टाइम पूरा हो जाए, किसी की जान जाती है जाए, किसी को परवाह नहीं होती, लोग गेट्स बंद कर करके चले जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी देखने में आ रही है। जो लोग कह रहे हैं कि अगर 26 एग्जिट्स थे तो एक भी शख्स वहाँ से नहीं निकल सका, बल्कि लोग मस्जिद का जो एक रास्ता था उसे तोड़ के बाहर आए हैं। तो इसमें मजमूई तौर पे देखा जाए तो इसके ऊपर सभी की गफलत सामने आई है, क्योंकि किसी ने भी इसको कह नहीं किया। रहा सवाल हुकूमती मामलात का, तो कमेटी मुझे उम्मीद है इसके बाद भी बनाई जाएगी, जो कि तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक बहुत एक्टिव रहेगी, फिर सब कुछ वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही जो लियारी में बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उसके बाद में बहुत एक्शंस हुए थे, बिल्डिंगें तोड़ना शुरू की थी, और इधर भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इसके फ़ौरन बाद में, लेकिन जब लोग मर जाते हैं, लोगों के प्यारे चले जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा एक्शन होता है, लोग थोड़े से एक्टिव होते हैं, और उसके बाद में फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और शायद इस दफ़ा भी यही होगा। कुछ बता रहे हैं जो मौजूद हैं रेस्क्यू वर्कर्स। अब्दुल्ला ज़ीशान जो बता रहे हैं ना, एक सच बात तो ये है, चलें कल सैटरडे को तो आग लग गई, वरना ये प्रैक्टिस कि बेशक लोग अंदर हो ना हो, ये हर प्लाजा और हर मॉल में होता है। आप लोग चेक करना, या तो बहुत ही कोई हाई फाई मॉल हो, दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन जो शॉपिंग प्लाजाज होते हैं उसमें वाकई हर रोज़ यही होता है कि दरवाजे बंद करके निकल जाते हैं और लोग खुद ही निकल जाएंगे। ये प्रैक्टिस इज़ इन प्रैक्टिस एज वी स्पीक। अब हम जाहिर है इस पे सवाल दर सवाल हो सकता है कि वो जो लोग दरवाजे बंद करके जा रहे थे, उनको भी तो बताया ही जाता होगा ना कि बंद कर दो। वहाँ मौजूद नहीं थे, वो खोल नहीं सकते थे, शायद आग तब तक इतनी फैल चुकी थी कि वो शायद नहीं खोल सकते हों, लेकिन और शायद ना हो वहाँ जा चुके हो। यू राइट ज़ीशान के शायद इंक्वायरी होगी और कमेटी बन जाएगी, और वो क्या अखज़ कर लेगी, क्या हासिल कर लेगी, ये डिटर्मिन कर लेगी हाँ जी आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किसी और वजह से लगी। उससे क्या हल होगा? उससे क्या कराची की बाकी तमाम इमारतें, बाकी तमाम प्लाजों में फायर सेफ्टी निज़ाम इंस्टॉल हो जाएगा? ट्रेजेडी ये है कि जो नाउम्मीदी है ना, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आपने अभी जो कहा ना, नहीं, बिकॉज़ दैट इज हाउ इट इज। अच्छा ओके फाइन, चेंज इट। ये असल ट्रेजेडी मतलब है, यही तो असल ट्रेजेडी है। हमने कोई सैकड़ों, पिछले 10 साल से तो हम भी इसी फोरम पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, 10 आगे तो लग चुकी हैं। मतलब ये लियारी की बिल्डिंग गिरने की बात हो रही है, उससे पहले भी बहुत बार हुआ है। वो कब तक क्लियर कर देंगे इमारत को? कुछ टाइमलाइन दिया गया है यहाँ जो रेस्क्यू एहलकार जो ऑपरेशन हेड कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, उनकी तरफ से कि हाँ जी हमें 1 दिन और लगेगा, 48 घंटे और लगेंगे? नहीं, अभी तक किसी ने टाइम नहीं दी। अभी डॉक्टर आबिद साहब जब फरमा रहे थे कि हम वेल इक्विप्ड हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट वो सारी वेल इक्विप्ड ज़रूर होंगे, लेकिन ग्राउंड पे, फील्ड पे रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। आग अभी तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हुई है। अभी आप देख सकते हैं पीछे भी कूलिंग का जो अमल होता है उसका धुआं भी अभी नज़र आ रहा है। तो थोड़ी थोड़ी देर में जो अंगारे अंदर मौजूद हैं वो आग की शक्ल इख्तियार करते हैं, आग भड़क उठती है। तो अगर हम कहें कि ये फौरी तौर पे तो जो इस वक्त रेस्क्यूअर्स की हिकमत अमली है उससे कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डेफिनेटली एक जो फायर फाइटर है वो शहीद भी हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, लेकिन अभी मुझे हमें कुछ ख़ास हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है। जो मलबा टूटा हुआ है उसको हटाने का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। कोई ऐसी हिकमत अमली मुरतब नहीं होती हुई नज़र आई है कि एहतियात के तौर पर मलबा हटाया जाए और उस मलबे में लोगों को देखा जाए कि जो अंदर मौजूद हैं उनको निकाला कैसे जा सके। तो वैसे और रहा सवाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होने का, तो जो स्पीड है उसको देख के लग रहा है कि ये
खासा टाइम लेगा। जी एक दफ़ा दोबारा बता दें, क्योंकि साथ साथ हम आपसे आपकी बात सुनते हैं और विजुअल्स भी देख रहे हैं, और देख रहे हैं स्नॉर्कलर्स, वो जो पानी जा रहा है वो एक खिड़की में से जा रहा है और एक मलबा ही मलबा। हर तरीक़ेकार क्या है? तो ग्राउंड फ्लोर पहले उन्होंने क्लियर किया, अब वो फर्स्ट पे है, या फिर कुछ टीम ऑलरेडी सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुकी है? मतलब किस तरह क्लियरेंस, और जिसको कहते हैं ना कि जी हमने ये सब देख लिया 100%, यहाँ कोई नहीं है, नेक्स्ट, तो वो किस तरह इन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, या फिर टीम्स डिवाइडेड हैं? देखिए हुमा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, गुज़िश्ता रोज़ जो हिस्सा साबुत है बिल्डिंग का, जो मलबा नहीं टूटा है या जो गिरा नहीं है, जो साबुत हिस्सा है, उसकी कल स्वीपिंग का अमल हुआ था और ये ग्राउंड फ्लोर उसके अंदर क्लियर हुआ था जिसमें से लाशें निकली थी। अब सेकंड फ्लोर की जानिब इसकी गुज़िश्ता रोज़ से इसका आगाज़ कर दिया गया था और रात में हमने कोई प्रॉपर ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा। मुख्तलिफ जगहों से जाने की अंदर कोशिश की जा रही थी, ज़रूर ऐसा हो रहा था, लेकिन वो कोई प्रॉपर उसके अंदर रिजल्ट सामने नहीं आ रहे थे। अब दिन का आगाज़ हुआ है तो अब टीमें अंदर जाना शुरू हुई हैं। सेकंड फ्लोर में जितना एरिया साबुत है बिल्डिंग का, बहुत एहतियात के साथ उसके अंदर देखा जाता है और उसके बाद में जो मलबा हटाकर जो अगर खुदा न खास उस मलबे के अंदर कोई दबाव है या किसी की लाश मौजूद है, फिर उसको बहुत एहतियात से मलबा हटाने के बाद में अंदर से जो कैजुअल्टीज़ हैं उन्हें रिकवर किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। ओके, आई हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। जब हम बात कर रहे थे ना डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन से, तो ये चीज़ें, आप घर में रहते हो, बिल्डिंग हो आपकी, प्लाजा हो, वॉट एवर इट इज़, दिस नीड्स टू बी डन। एंड अपार्टमेंट्स, देयर सो मेनी ऑफ देम। फायर अलार्म, मतलब बेसिक, लिटरली खुद ही लगा लें। फायर अलार्म है, स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए ताकि पहले पता चले स्मोक की, तो वरना पता भी नहीं चलेगा। फायर एग्जिट्स ना सिर्फ होना ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है कि वो किधर किधर हैं। आपके घर में आप अगर कहीं काम करते हैं, एक ड्रिल होनी चाहिए, मतलब फ्रॉम एवरी कपल ऑफ मंथ्स अगर कोई चेंज हो, जो कि हर चीज़ जो है वो अपग्रेडेड होनी चाहिए। स्प्रिंकलर्स वो जो ऊपर लगे नहीं होते निशानदेही, उसके आपको नज़र आ जाते हैं। एक्चुअली उससे बड़ी तसल्ली होती है व्हेन यू गो समवेयर ना, और आप वो स्प्रिंकलर्स देख लें तो एक तसल्ली होती है। इफ़ यू हैव अ प्लाजा, शॉपिंग प्लाजा, तो जो शॉपर्स आएंगे उनके लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद ऑफ कोर्स वाटर हाइड्रेंट तो होने ही चाहिए। अब ये मिट्टी शिट्टी थोड़ी सी आपने रख ली, विच इज़ ओके, बट वो लाल रंग का वो जो हाइड्रेंट होता है ले लें एक दो, अगर आपकी दुकानें हैं, मतलब दैट इज बच्चों की सोशल मीडिया तक बिला रोक टोक रसाई और बच्चों समेत ख़ानदान और मजमूई तौर पर पूरे माशरे पर इसके असरात पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। And thank you by the way also for your feedback, because everybody is so determined now कि कुछ changes जो हैं वो तो होने ही पड़ेंगे। अच्छा जी, 2026 को talking about social media and digital दुनिया, डिजिटल तरक्की का साल भी कहा जा रहा है और ये डिजिटल तरक्की किसी एक शोबे तक महदूद नहीं है। डिजिटलाइजेशन तमाम शोबों में नए कारोबारी मॉडल्स और मौके पैदा करती है, मगर पिछले साल इंटरनेट की स्पीड के हवाले से शहरियों को शदीद पिछले साल मतलब हमें तो इस साल भी शिकायत है वैसे। अभी तो साल स्टार्ट हुआ है। अभी तो शिकायत शायद होगी, लेकिन पिछला साल तो यू आर वेरी राइट, बिल्कुल इसी तरह ही उतार चढ़ाव में ही गुजरा है। आजकल भी, and when we were in Islamabad and we were wondering what is wrong with the speed of the internet as well, remember? इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा था एक्चुअली। ये थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, क्योंकि वो तो हमने पूछना है कि वहाँ के कोई मतलब स्पेशल सुस्ती थी वहाँ के इंटरनेट की। इन एनी केस हम तो डेली यूजर्स हैं, सार्फिन है, लेकिन कंपनियों को भी खासी मुश्किलात जो हैं वो देखना पड़ी हैं। About your mother having internet problems in Lahore as well, so ये भी बड़ा एक लोगों है। को मुश्किल है। खैर, ये हुकूमत जानती है कि जब तक इंटरनेट की स्पीड को बेहतर नहीं बनाया जाता, डिजिटलाइजेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। हुकूमत इस मामले में काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही है। बहुत जल्द जनाब खबर ये है कि 5G स्पेक्ट्रम की लीनामी मुतवक्के है। अल्लाह करे आ जाए, मतलब हमने दुनिया में अब इस्तेमाल कर लिया है, सो वी नो कि कितना बड़ा रिलीफ होता है उससे। हाँ, बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर। 5G चले हमने दुनिया में जिसने इस्तेमाल किया वो कहे कि बहुत ही आला चीज़ है, लेकिन 4G भी हमारे यहाँ उस तरह 4G नहीं है जिस तरह दुनिया में है ना? तो सवाल तो क्या उम्मीद है 5G से आपने लगाई है? रमजान के बाद जो है वो कह रहे हैं जी इसकी नीलामी हो जाएगी। शहज़ाद ने ही ऐलान किया। फातिमा ख्वाजा वफाकी वज़ीर IT और टेलीकम्युनिकेशन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मिनिस्टर साहबा, पाकिस्तान में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने वाले, इसके इस्तेमाल और ज़रूरियात से आगाही वाले लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद तो नहीं है। क्या आप समझती हैं कि ये, सबसे पहले तो AI की बात कर लें, इंडस AI वीक से फ़र्क पड़ेगा? इस इवेंट में कौन कौन शरीक होगा, ज़रा बता दीजिए हमें भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज मुझे ये मौका देने का। देखिए, इंडस AI वीक जो है उसके मुख्तलिफ जो हैं वो मकासद हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि
ना सिर्फ लोकली बल्कि दुनिया में हम किस तरह से जो हमारा एआई का रोड मैप है और सॉवरेन एआई का हमारे जो प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट की जो हमारी एक पूरी प्लानिंग हुई हुई है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जो एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन के अंडर है, वो हम दुनिया तक अपना एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप कैसे पहुंचाएं। हम ये करना चाह रहे हैं कि हम उनको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या सोच रही है और दुनिया से वर्ल्ड लीडर्स को जो एआई के हैं वो हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। इसमें अवेयरनेस का, जैसे कि आपने फरमाया, बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि एआई है क्या, मतलब इसकी व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, टेक्नोलॉजी क्या है और एआई के कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसको इस्तेमाल करके लोग अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इसमें अवेयरनेस का है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इसमें ट्रेनिंग्स का है। ऑन स्पॉट हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, बच्चों की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हम जो मुख्तलिफ इवेंट्स करा रहे हैं, पैनल्स और टॉक्स करा रहे हैं, उसका यही मकसद है कि अवेयरनेस क्रिएट हो और एक लर्निंग हो अराउंड व्हाट एआई इज़ और एआई टूल्स जो हैं वो क्या हैं और उनकी कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये थोड़ा सा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे लोगों को। हमारे लोग बहुत ज़हीन और बहुत आगे हैं। हमने इसी तरह से एक पिछले साल हमने जब रमज़ान पैकेज किया तो हमने कहा कि जी डिजिटल पेमेंट्स हम ख़वातीन, विस्प की ख़वातीन, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैसे करेंगे। हमने देखा कि 1 महीने में 8 लाख ख़वातीन ने डिजिटल वॉलेट्स बना लिए। तो हमारी बड़ी डिजिटल सेवी, टेक सेवी पॉपुलेशन है। मीडियन एज 22 है, 24 करोड़ आवाम है। मेरे ख्याल से कि ये बिल्कुल दिस इज़ द राइट टाइम, राइप है कि हम इसके ऊपर बात करें और एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दें। और इसके अच्छे यूजेस जो हैं उसके बारे में आप, यू वेरी राइट शीज़ा साहिबा, कि हम बड़े ज़हीन हैं, बड़े तेज़ हैं, हमारी आवाम जो है, लेकिन वो हम थोड़े से डाइग्रेस भी कर जाते हैं। वो तेज़ी जो है ना, वो क्लेवरनेस जो है हमारी, वो हम और चीज़ों में भी सर्व कर देते हैं। बट देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स टू एआई। तो अच्छा लगा कि ये ट्रेनिंग्स वगैरह भी आपके कराने का इरादा है। बताएं इस इवेंट में कौन कौन शरीक होगा, कौन कौन है जिसे ज़रूर शरीक होना चाहिए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है, हम ज़रूर लोगों को कहेंगे जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। सो टेल अस। जी बिल्कुल। सो ये जो इवेंट है इसके 3 पहलू हैं। पहला ये है कि हम इस्लामाबाद में एक इंडस एआई समिट कर रहे हैं। ये एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है। इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं या वाइस चांसलर्स हैं, इसी तरह से जो हमारी नॉन टेक इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री एसोसिएशंस को हमने साथ में लाया हुआ है और हमारी जो ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, बच्चे, यूथ होंगे। और मगर जो इसकी हाईलाइट है वो ये है कि जो बाहर से मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, अभी हम वेबसाइट पे भी इसको अपडेट साथ साथ कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज़ के एआई के हेड्स हैं वो आएंगे और वो बात करेंगे। जो हम एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन निकालेंगे उसमें वो अपना हिस्सा डालेंगे। डिस्कशंस होंगी, पॉलिसी लेवल की, हाई लेवल की पैनल डिस्कशंस होंगी जो कि बड़ी इंक्लूसिव होंगी, ताकि एकेडेमिया, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री, इन सब के साथ जो एक कंसल्टेशन है उसके बाद एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन निकले और इनकी जो इन डायलॉग्स का जो रिज़ल्ट होगा वो हम बेहतर तरीके से अपनी पॉलिसी में उसका हिस्सा बना सकें। दूसरा जो इसका पहलू है वो इज़ मोर पब्लिक, कि हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो इस्लामाबाद में 2 दिन का हम इवेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर 9 और 10 तारीख को जो लीडरशिप समिट है वो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में हम 9 को कर रहे हैं और जो बच्चों के लिए, पब्लिक के लिए है वो हम 9 और 10 तारीख को इस्लामाबाद में कर रहे हैं। इसमें हमारी ट्रेनिंग्स हो रही होंगी, हम रोबोट्स लेके आ रहे हैं, बच्चों का रोबोटिक्स के साथ जो है वो एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के एक्सपीरियंसेस, गेमिंग का एक पूरा सेशन है जिसमें इग्नाइट जो है हमारा एक इदारा, हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेमिंग एनिमेशन भी बनाया। वो इदारा, उसके ज़रिए हम 3-4 जो ई स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर हम एक ओपन कॉल दे रहे हैं। रीजनल कंपटीशन के बाद यहाँ पे फिनालिस कराएंगे और जनरली भी कंसोल्स लगा के बच्चों के लिए गेमिंग का एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह इसको इंक्लूसिव बनाया हमने कि ख़वातीन के लिए हमारा एक अलग से भी हम पूरा बाकी भी चीज़ों में वो शिरकत कर रही हैं, मगर एक सेपरेट डेडिकेटेड एआई फॉर हर के नाम से हमारा पेविलियन होगा। वहाँ पे इंस्पिरेशनल टॉक्स, पैनल डिस्कशंस, टेक्नोलॉजी की बातें, विमेन लेड जो एआई कंपनी स्टार्टअप्स हैं उनका एक्सपो।
तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। इसी तरह से एक इंडस्ट्रियल एक्सपो जो हमारे साथ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन और हमारे अपने डिपार्टमेंट पीसैब इग्नाइट मिलके कर रहे हैं। जॉब फेयर बच्चों के लिए हम कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक्सपोजर हो किस तरह की जॉब्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। वहीं पे करियर गाइडेंस जो है उसको हम हिस्सा बना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर हो रही होंगी। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हम 50 से ज़ायद इवेंट्स करवा रहे हैं अपने शहरों पे। शिजा साहिबा, आपने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव्स गिनवा दिए हैं, लेकिन एक जो बुनियादी चीजें हैं वो है इंटरनेट तक रसाई, इंटरनेट की स्पीड। मतलब ये सारी चीजें is also dependent on the internet speed that we get. इंफ्रास्ट्रक्चर अब जाहिर है इस पे बहुत ज़ेरे बहस आता है, बहुत मसाइल हैं अभी भी लोगों को। क्या हम एक्सपेक्ट करें 5G आएगी तभी हमारी इंटरनेट की स्पीड ठीक होगी, उससे पहले कोई चांस नहीं है? फर्क पड़ेगा फिर, बिकॉज दिस इज एन इशू। देखिए, ये जो अगले महीने इंशाल्लाह स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रही है, इससे सिर्फ 5G नहीं आएगा। जो स्पीड है वो स्पेक्ट्रम कंजेशन की वजह से, मैं बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे कहती रही हूँ कि स्पेक्ट्रम कंजेशन की वजह से स्पीड एक चैलेंज है। पिछले 2 सालों में हमारी तकरीबन 25% जो है वो डेटा की यूजेज बढ़ी, मगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ना हो सकी। एक तो ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो दुनिया के बेशतर ममालिक से सस्ता है, तो जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर वो एक चैलेंज रहा। फिर पिछले चंद सालों में जो हमारी रुपी डिप्रिसिएशन हुई उससे जो पावर की कॉस्ट बढ़ी, ये मेजर कॉस्ट थी। डॉलराइज्ड हम लाइसेंस फ़ी लेते हैं, तो कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हुई, अनसर्टन अनप्लान्ड एस्केलेशन हो गई, तो इंडस्ट्री हेल्थ इम्पैक्ट हुई। मगर अब इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो रही है, PTCL का टेलीनॉर से मर्जर जो है वो हो रहा है। इसी तरह से जो ख़ास तौर पे जो स्पेक्ट्रम की कंजेशन है, 98% लोग हमारे तकरीबन ये मोबाइल वायरलेस। आपने अभी बताया कि जी, आप अभी बता रही थी 1-1.5 महीने में ऑक्शन का प्लान है, तो क्या उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी का अंदाज़ा क्या रखा गया है और नीलामी के बाद ये सिस्टम कब तक काम शुरू कर देगा? बिकॉज ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे कि फ़ौरन से इट शुड स्टार्ट वर्किंग। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि तकरीबन हमारी कोशिश है कि जो हम रोल आउट ऑब्लिगेशंस रख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे रख रहे हैं। अभी हम एग्जैक्टली मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो इशूड है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मगर उसके ऊपर अभी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस PTA कर रहा है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्लोज होगा उसके बाद हमें नंबर्स का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। मगर 4 से 5 महीने में इंशाल्लाह आपका 3G 4G में नुमाया बेहतरी आएगी और 5G जो है वो 6 से 7 महीने में मेजर शहरों में हम रोल आउट कर देंगे। चलिए, fingers literally crossed for this. Waiting for it to happen. शिजा साहिबा, thank you for being with us. अच्छा जी, ये हो जाए तो क्या ही बात हो। क्या आप हमें लिख के बताइएगा क्या आपके इलाके में इंटरनेट की स्पीड ठीक है? डेटा जो चल रहा है मेरे इलाके का पूछ ले, मैं बता देती हूँ। नहीं ना, तो है ही नहीं, वैसे नहीं है, बता तो रही हूँ कि बहुत ही कुछ आना जाना ही लगा रहता है। Yes, you can write to us at Jio Pakistan TV, हमारा X हैंडल है। गुल प्लाजा पे दोबारा बात करेंगे और अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ज़ाहिर है 80 अफराद ऑलमोस्ट लोग कह रहे हैं जो लवाहिकीन हैं, जो इंतज़ामिया हैं कि लापता हैं, उनको अपने प्यारों की तलाश है। 26 ऑलमोस्ट रिकवर की जा चुकी हैं डेड बॉडीज, जिनमें से पास के DNA कर लिए गए हैं, बाज़ आइडेंटिफाइबल हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं है। लेकिन ये सानेहा ज़ाहिर है पहला नहीं है और हम सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि आखिरी हो। क्या इसके बाद वाकई क्यों उम्मीद रखें कि कराची की तमाम इमारतें, प्लाजे, फ्लैट, बिल्डिंगें, शॉपिंग मॉल्स, दर्जनों ऐसी मार्केटें हैं जहाँ पर नहीं, रियलिस्टिकली नहीं, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आग भी लगेगी, ये सब कुछ, ये नेचुरल चीज़ें हैं दुनिया में और ज़िंदगी में होती हैं। बट व्हाट वी कैन डू, और जिसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो सारी एक जो हमने लिस्ट बनाई हुई है, इन केस ऑफ फायर, लिखा होता है ना बड़ा बड़ा, कहीं अस्पतालों में जाएं, कहीं इधर उधर जाएं, एयरपोर्ट्स वगैरह में, इन केस ऑफ फायर शाउट फायर फायर, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें, एक प्रोटोकॉल होता है पूरा। हम तवज्जो ही नहीं देते। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम बड़े बड़े प्लाजा और ये सब कुछ तो खोल लेंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी सिक्योर करना, ये सेफ्टी मेजर्स उठाना, लेना, लोगों को इन्फॉर्म करना, ये हम नहीं, दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी। वो कहीं नहीं होता। मतलब जो दफातर हैं जहां मैं और आप हों या कहीं और हों, मतलब you know it is not a priority। और हर ट्रेजेडी के बाद हम ये बातें करते हैं कि हाँ ये सब कुछ होना चाहिए, और 4 दिन नहीं गुजरते और उसके बाद भूल जाते हैं। वी आर ट्राइंग कि ये सारी चीजें हम ना भूलें और हम इनको इनकलकेट करें अपनी जिंदगियों में। नादिर नबील कबूल हमारे साथ मौजूद हैं।
नादिर, ज़ाहिर है लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन गुल प्लाज़ा कुछ आइकॉनिक जगह होती हैं शहर कराची की, उनमें से एक था। इस तरह जलकर राख हो जाना, फिर लोग कहते हैं बीच में पानी ख़त्म हो जाता था, रोड की बंदिश भी थी। देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन बी डिबेटेड। क्या नहीं ज़रूरी था कि एक 3rd डिग्री फायर के वक्त सैटरडे को, जब शहर में शादियों का भी बहुत रश है, सब कुछ हो रहा है, तमाम ट्रैफिक पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती कि लीव एवरीथिंग असाइड एंड मेक श्योर कि जो रास्ता है, जो हाइड्रेंट से पानी जा रहा है या फायर ब्रिगेड पहुंच रही है, ये क्लियर हो, क्योंकि फायर ब्रिगेड इंक्लूडिंग द हाइड्रेंट्स दे गॉट स्टक इन द ट्रैफिक टू। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्ट goes out to all the victims and all those affected by this severe tragedy. देखिए, बिल्कुल इसमें तो मुर्तज़ा वहाब ने खुद कल आपके ही चैनल पे एक टॉक शो पे बोला कि उन्होंने सीएम साहब से बात की है कि स्ट्रिक्ट एसओपीज इन्फोर्स करने चाहिए थे, बट इस पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आवाम है, एक क्राउड मैनेजमेंट का भी एक बड़ा इशू हमें फेस करना पड़ता है। सभी जिसको बोलते हैं ना, आई एम श्योर एवरीबडी wants to help out in such situations, but they don't realize that instead of helping out, they're creating hurdles for those actively involved in the rescue operations. पूरे इलाके के लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और उनकी वजह से, और अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा हमने देखा है कि मीडिया चैनल्स की जो DSNGs हैं, जो उनके जो व्हीकल्स हैं, वो भी ब्लॉक कर देती हैं। बल्कि मुर्तज़ा वहाब ने तो यहाँ तक भी बोला कि बहुत सारे जो पुलिस की जो मोबाइलें हैं, वो भी रास्ता ब्लॉक कर देती हैं कि ऑन टाइम जो एम्बुलेंसेज हैं या फायर टेंडर्स हैं, वो उनका आमदोरफ्त में भी मुश्किलात होती हैं। अब देखिए, अगेन माय रिक्वेस्ट टू यू इज एंड टू योर व्यूअर्स इज कि I understand that everybody is very upset because of the situation, as am I and the entire Sindh government. But inquiry committee एक तश्कील दे दी गई है, उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, और जो बिल्डिंग की जो इंतजामिया है, उन सबको उसमें शामिल किया गया है। इंक्वायरी कमेटी तो बना दी है, लेकिन ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है ना। बिल्डिंग की इंतजामिया जो 5-5 हज़ार अप्रॉक्सिमेट दुकान से ले रहे थे, वो 60 लाख रुपए अगर महीना जमा कर रहे हैं, तो वो कहाँ लग रहा है? मतलब ठीक है जी, वहाँ पे डीजल भी आ रहा है, एटसेट्रा, चौकीदारों की तनख्वाह भी जा रही है। इतने लाखों मिलियंस ऑफ रुपीस फ्रॉम वन बिल्डिंग, वेयर आर they being consumed, and then आपके अपने ओहदेदार हो गए, डीसी हो गए या मेयर कराची, जिस पे खुद ही लोग कह रहे हैं, ये सारे तो स्टेक होल्डर, these people are answerable। इन पे मुश्तमिल कैसे कमेटी तश्कील दी जाएगी? मतलब फिर ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये इतनी इंडिपेंडेंट भी ना हुई, फिर इंक्वायरी तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये लोगों से तो सवाल और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं इंक्वायरी? देखिए, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, एंड देखिए इसमें जो हमारे फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, और जो इसके अलावा जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी उसमें होंगे। एंड ये आपको मैं यकीन दहानी कराऊं कि जो पार्टी की लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली लुकिंग इनटू दिस, एंड नोबडी विल बी स्पेयर्ड। इसमें किसी की भी अगर गफलत पाई जाएगी, कोई आला सा आला ओहदेदारान भी अगर ना हो, तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एंड वंस एंड फॉर ऑल वी हैव टू फिक्स कराची जो है इस वक्त एक कंक्रीट जंगल बन चुका है। एंड ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पार्टी की अवलीन तरजीह है कि कराची को अभी हमने ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करना है, मेक इट इनटू अ सिटी दैट इट डिजर्व्स। It's the biggest, the largest, the economic hub of Pakistan. इतने यहाँ पे लोग रहते हैं जो पाकिस्तान को मगर क्या करें कि जो शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जब शहर के बसने वाले कोई बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल बात हो रही है, और फिर जवाब और जाहिर है दलीलें आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर शायद आपकी लीडरशिप को भी वो दलीलों से ही समझा लेते हैं। और नादिर, हम ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये पहला तो इंसिडेंट है नहीं। ये हुआ होता ना कि 20 सालों में पहली ऐसी आग लग गई और हमें समझ ही नहीं आई कि इसको हैंडल किस तरह करना है। ये आए दिन हमारे यहाँ होता है, ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। 4 दिन के लिए हम बातें करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। अब आपसे सवाल ये हम करना चाह रहे हैं कि जिस तरह हमने रिसेंट कुछ महीनों में देखा है कि कराची की पूरी ओवरहॉलिंग हो रही है ट्रैफिक सिस्टम के हवाले से, और उसके हमने कुछ पॉजिटिव ये देखे कि लाल सिग्नल होता है तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, विच इज़ लिटरली द लीस्ट ऑफ इट ऑल। लेकिन क्या हम ऐसा ही कोई प्रोग्राम देखेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे प्लाजाज हैं, हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दफ्तर हैं, उनमें पूरी फायर ड्रिल्स हो, एक मैंडेटरी हो कि आपने फायर स्मोक डिटेक्टर्स, फायर एग्जिट, स्प्रिंकलर्स ये लगाने हैं, वरना हम आपको खोलने नहीं देंगे, हम आपको काम नहीं करने देंगे। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं?
जी आप दुरुस्त फरमा रही है। When I used to be in university in America, there used to be a routine fire drill, एक proper drill होता था जिसमें हम सारे students को बताया जाता था कि अगर खुदा ना खास्ता if there's a fire that breaks out, how you supposed to calmly and safely exit the building. यहाँ पे पाकिस्तान में, सिंध में specifically laws are there, इसकी implementation में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके लिए हमें जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो ट्रेड यूनियन है, जो दीगर ताजिर हैं, इत्तेहाद है, उनकी हेल्प हमें दरकार है कि व्हेन वी ट्राई टू implement these laws, तो चलें इसी पे बात कर लेते हैं। ताजिर resistance ना रहनुमा मिले हमारे हमें। साथ जावेद बलवानी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर हैं KCCI के, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है कराची के मामलात को समझते हैं। जावेद बलवानी साहब वो कहते हैं कि जी जब भी इस तरह की बात की जाती है ताजर हर्डल्स क्रिएट करते हैं। वैसे ताजर बहुत सारे मामलात में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन हम आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हुकूमत पे डालते हैं, मार्केटों की अपनी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हर शख्स को यही लगता है कि ना कभी आग लगेगी ना हमें कुछ होगा और हम सब जिंदा इसी तरह हमेशा हंसते खेलते ये कारोबार करते रहेंगे। बट दिस इज अनदर इंसिडेंट जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है कि ये सानेहा किसी के साथ भी किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकता है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मैं सबसे पहले जो है ना उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करूंगा, जिनके लोग वहाँ चले गए, हमारे भाई हमारी बहनें जो वहाँ आग के अंदर जलस हुए, इंतकाल हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले भी यहाँ मार्केटें जली हैं, पहले भी हादसा हुए हैं, मगर पहले जो मार्केटें जली, जो केसेस हुए टिम्बर मार्केट का, बोल्टन मार्केट का, कोऑपरेटिव मार्केट का, विक्टोरिया मार्केट का, वहाँ मार्केटें जरूर जली मगर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इधर जो कैजुअलिटी हुई है उसने जो है हम सबको, कराची के तमाम लोगों को इंक्लूडिंग मीडिया के लोगों को सबको अफसोस है, गवर्नमेंट को भी अफसोस है। हमने जब सीएम से कल मीटिंग, परसों मैं उधर था गुल प्लाजा पे, तो सीएम साहब ने बोला हम फौरन इस पे मीटिंग करते हैं। मैंने सबसे पहली बात सीएम से यही कही कि देखें बिल्डिंग जल गई, माल जल गया, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, मगर जिन लोगों की जान गई है वो सुनते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। उनकी फैमिली के साथ क्या होगा, उनके रिश्तेदारों के साथ क्या होगा। हमको सबसे पहले ये करना चाहिए कि कहीं भी अल्लाह ना करे आग लगे तो कैजुअलिटी एक भी नहीं होनी चाहिए। तो सर अब क्या करना है जब हुकूमत जाहिर है ये फायर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट नहीं करा पा रही, ताजिर अपने तय नहीं कर रहे, तो आपको कोई रास्ता नजर आता है? क्योंकि कोई भी चीज काम इंप्लीमेंट कराने जाते हैं वहां पे दीगर मुतालबात लेके ताजिर बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल आप सर इसी चीज से ले ले, 500 दुकानों की जगह पे 1200 दुकानें अगर खोली हो। कोऑपरेटिव मार्केट की अभी आपने बात की, दोबारा बनी ना, दुकानें तो बन गई, वहां फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है? यही बता रहा हूँ मैं, आप पूरी बात सुन लेंगे तो आपके तमाम सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जी सर टाइम असल में कम होता है ना, इसलिए हमें जरा जल्दी करना होता है। जल्दी से बता देखिए, मैं एक्सपोर्टर हूँ, हमारी फैक्ट्री के अंदर फायर अलार्म होता है और कंप्लाइंस करते हैं। हम यूरोप, अमेरिका, जापान सब जगह एक्सपोर्ट करते हैं और हमने फायर अलार्म लगाए हुए। हमारे यहाँ असेंबलिंग पॉइंट होता है, 4000 लोग 1.5 मिनट में जमा हो जाते हैं उस असेंबलिंग पॉइंट पे। कितनी देर में? हम यही समझा रहे थे कि फायर अलार्म जब होगा तो लोग फौरन बाहर निकल जाएंगे, कस्टमर तो भाग जाएगा फौरन। अच्छा, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से अगर दुकान में आग लगी, अगर उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो तो वो उसी वक्त बुझा लेगा। अगर उसका फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा तो इसकी दुकानों में भी होगा, वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मेन चीज क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर, ये अगर हो जाए तो इंसान की जान मिल जाएगी। तो ये अगर की तो सर बात ही नहीं होनी चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। और आपको तो पता है आप एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो सारे प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करते हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। इस तरह कॉन्वर्सेशन में हम मजहर साहब को भी लेके आते हैं। मजहर साहब, सिंपल क्वेश्चन, मजहर साहब चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? हम कोई सैकड़ों आगे देख चुके हैं, यही हम सीन देख चुके हैं, लोगों की डेथ्स देख चुके हैं, नथिंग चेंजेस। शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए कुछ नहीं बदलेगा, ये आप बिल्कुल याद रखें, इसलिए कि क्या जो आखिरी आग लगी थी उसके बाद कुछ बदला? जिस जगह पे आग लगी है उससे कुछ फासले पे कुछ साल पहले पूरा एक निशात सिनेमा जलकर राख हो गया, क्या कुछ बदला?
इसी गुल प्लाजा में ये सारी मार्केट्स, और अभी हमारे जो भाई बात कर रहे थे, इन सारी मार्केट में लेबर इंस्पेक्टर्स जो है वो हर महीने दौरा करते हैं, शायद महीने में 2 बार करते हों। उस गुल प्लाजा के लेबर इंस्पेक्टर्स को पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए कि ये 500 दुकानें जो 1200 दुकानें बन गई हैं, इसके बारे में आपने क्या रिपोर्ट आखिर दी थी। बिल्कुल। सिंध हुकूमत बताए कि उस रिपोर्ट, अगर उसने कोई रिपोर्ट दी थी, उसके नतीजे में क्या चीज़ें हुई। जो दरवाजे बंद थे जिस वक्त आग लग रही थी, तो दरवाजे की चाबी तो वहीं होती है। दरवाजे की चाबी कोई अपने घर थोड़ी ले जाता है, वो खोले क्यों नहीं। फिर रास्ते की बात कर रहे हैं आप, ग्रीन बस का मंसूबा जो है कब से चल रहा है। उस मंसूबे को जब जाके मैंने देखा, तो उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ फिर मार्केट्स खुली होती हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो सड़क तो रहती नहीं है, सड़क तो ख़त्म हो जाती है। फिर उन्हीं गली कूचों में आप चले जाएं, कोऑपरेटिव मार्केट चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाएं, उनके बाजार देख लें आप। आज भी आप, सबसे बड़ी आग इस शहर में बोरी बाजार में लगी थी, आज भी बोरी बाजार का वही हाल है, कहीं कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। आप चले जाएं जैनब मार्केट चले जाएं, आप जैनब मार्केट के अंदर आज भी आपको घुटन महसूस होगी। खुदा ना खास्ता आग लग जाए अगर उधर, तो कितनी अमवात होंगी। क्या कुछ किया गया? ये जो लेबर डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ये जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं, ये जितने ज़्यादातर सिविक इदारे हैं, ये कोलैप्स हो गए हैं, ये करप्ट हो गए हैं, इनकी कैपेसिटी है ही नहीं ये काम करने की। ये जो जितनी ताजर बिरादरी शोर कर रही है, ताजर बिरादरी बताए कि उनकी मार्केट्स एसोसिएशन ने क्या इकदाम किए हैं। आप आज से 1 हफ्ते बाद चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के क्या हाल है, मैं आपको बता दूंगा जामा क्लॉथ का क्या हाल है, मैं आपको बता दूंगा लुंडा बाजार का क्या हाल है। आप ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बल्दिया फैक्ट्री में फायर के बाद ये तय हुआ था कि हर फैक्ट्री के अंदर ये इंतजाम किए जाएंगे, चले जाएं, क्योंकि हमने अपने जो बेसमेंट है, बेसमेंट जिस मकसद के लिए बनाया जाता है, वो मकसद खत्म हो जाता है। ये एक कलेक्टिव जो है, ये मैं इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी नहीं कहूंगा, ये क्राइम है। ये गुल प्लाजा का वाकया क्राइम है, ये नेग्लिजेंस नहीं है। ये इसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप मालूम कर लेना, अभी आपने खुद कहा कि लेबर इंस्पेक्टर जाते हैं, साइन कर लेते हैं, आप जमा करें वो सारी रिपोर्ट, इसका ओरिजिनल मैप निकालें गुल प्लाजा का। बिल्कुल मदद साहब, आप सही कह रहे हैं, और आपकी आवाज में भी जो दर्द है वो डेफिनेटली जो लोग इधर रहते हैं उनको तो ये गमो गुस्सा होगा कि क्यों नहीं कुछ बदलता। नादिर, आप बताइए, कॉर्पोरेट की बात हो रही है जो कि सेटअप सिंध हुकूमत ने ही करके दिया, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एंड एवरीथिंग, कभी आपने जाके वो चेक किया है? इज इट इन वर्किंग ऑर्डर, इन वर्किंग कंडीशन? इमरान खान कॉर्पोरेट मार्केट की बात कर रहे हैं, आफ्ताब सिद्दीकी की जिम्मेदारी लगाई थी, वो सब आज भी वो क्लिप्स फ्लोट कर रहे हैं वो लोग कि जी हमने बड़ा सपोर्ट किया था। अच्छा जी, बताएं नादिर। देखिए, कोऑपरेटिव मार्केट तो स्पेसिफिकली मैंने विजिट नहीं किया, मगर मदर साहब जो है बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है मैं भी कराची में ही रहता हूँ, तो ये सारे जैनब मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जा चुका हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये एक्सट्रीमली ओवर कंजेस्टेड हो चुके हैं। और यहाँ पे भी खुदा न खास्ता बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाए अगर फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के, तो इशू यहाँ पे भी आ सकता है फ्यूचर में, अल्लाह ना करे। तो अगेन, जिस तरह मच हायर लेवल देन माई सेल्फ, अगर सीएम मुराद अली शाह साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं इंक्वायरी में, एंड अगेन जो बिलवानी साहब और इनके जो ताजिर बरादरान है, ये सब आगे इनको सबको मिलकर पर नादिर, सवाल तो हमारा बनता है, होपफुली यू विल रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट वी आर आस्किंग यू, जब आग लगी थी इतने ही बड़े लेवल की, उसके बाद जो इंक्वायरियां हुई थी उसमें भी सीएम सिंध इन्वॉल्व थे और सारे इदारे, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? रिपोर्ट भी थी चुंदरेगर रोड की, इशारा फैसल की, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि लिटरली आटे में नमक भी ज्यादा होगा मिकदार, जैसे कहते हैं ना। बात हम सवाल ये कर रहे हैं, हम फ्रेश स्टार्ट क्यों लेते हैं हर ऐसे साने के बाद? पहले भी तो स्टार्ट लिया था, उसका क्या बना? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। अगेन वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द ताजिर ब्रादरी, फ्रॉम द ट्रेड एसोसिएशंस, फ्रॉम द चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सब मिलकर जब एक विल क्रिएट करेंगे तभी जाके चेंजेस आएगी। सिर्फ गवर्नमेंट की ऊपर ब्लेम करना आई थिंक इज अनफेयर। गवर्नमेंट का विल होता है कि जो, जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट ने जो लॉज
पास किए हैं, why would we not want to implement those laws? But again, most of ये the time पूरा निज़ाम we जो है face ना, resistance ये from पूरा निज़ाम इतना बोसीदा और इतना सड़ चुका है अब कि लिटरली इसमें जिसकी भी कोई जिम्मेदारी है ना, चाहे वो ताजरों की हो, चाहे वो इंक्लूडिंग द सिविल सोसाइटी, इंक्लूडिंग द सिटीजंस ऑफ द सिटी, nobody fulfills their responsibility. जैसे कहते हैं ना, अब कहते हैं ना, अगर किसी जगह कूड़ा पड़ा हो तो फिर हर शख्स जो गली में गुजर रहा होता है ना, वो वहां कूड़ा डालता चला जाता है। ऐसा ही होता है। नादिर, हम जावेद बलवानी साहब के पास प्लीज हम आएंगे और जावेद साहब हम आपसे पूछेंगे कि जाहिर है ताजरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमतों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के बाद हमने फैक्ट्रीज में कुछ चेंजेस देखी, लेकिन अभी भी वी आर नॉट श्योर कि तमाम फैक्ट्रीज में वो तमाम प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाएं तो एक 650 सीसी की गाड़ी नहीं आप गुजार सकते। फायर ब्रिगेड तो बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कुछ बदलेगा? कहीं से शुरुआत हो सकती है? हम सिर्फ दुकानदारों को ये कह सकते हैं कि 2 फायर एक्सटिंग्विशर रख लो अपनी दुकान में? देखिए, हम सबकी ज्वाइंटली एफर्ट्स होगी तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आपको मैं 2-3 सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट सिटी कौन सा है? कराची। वो क्यों फिलैंथ्रोपिस्ट का यह काम शुरू हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एड नहीं मिलती थी, लोगों को तकलीफ होती थी। एडी यहाँ बना, चीपा यहाँ बना, सीलानी यहाँ बना। पूरे पाकिस्तान के प्रोविंस में उनके सीएम्स ने कहा कि आप हमारे यहाँ भी खोलें। तो ये कराची शुरू कर सकता है और हम सब मिलके, इंक्लूडिंग मीडिया को भी साथ देना चाहिए। अगर आग बुझाने के वक्त होता, आग जली हुई थी, मीडिया अनाउंस करता करीब से कोई फायर टेंडर जा रहा है, करीब से कोई पानी का टैंकर जा रहा है, यहाँ मदद की जरूरत है, आप पहुंचे, तो लोग पहुंचते। और सर, ये बिल्कुल, आई एम सॉरी टू से बलवानी साहब, आई विल हैव टू स्टॉप यू देयर। दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। मतलब हम, आप कह रहे हैं कि रेडियो पे और टीवी पे अनाउंसमेंट्स करें, क्यों करें भाई? हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, उसको इतना एफिशिएंट होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसको इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो अपना काम करें। और लोगों का हजूम मजीद पहुंचे, लोगों का हजूम तो पहुंचना ही नहीं चाहिए, पहुंचना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट सबको मिलके करना पड़ेगा। देखिए, आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो मुल्क तरक्की याफ्ता है। हम लीस्ट डेवलप कंट्री। बलवानी साहब, मुझे ये बताइए, ये 500 दुकानें 1200 दुकानों में कैसे तब्दील हो गई? कौन जिम्मेदार है इसका? ये नजर साहब, आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कल हमने बात की वहाँ मीटिंग, वो 1200 दुकानें नहीं है, 1077 दुकानें और बाकायदा उसकी परमिशन है। और वहाँ ग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग की, वो बाकायदा यही तो फ्रॉड है, पार्किंग यही तो फ्रॉड है। परमिशन तो मिल ही जाती है सर, एक के बाद दूसरी मंजिल डालने की। नहीं, देखें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो मेरा काम तो नहीं है, आपका काम। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूवल दिया है, उसने फिर किया है। वो कल डिस्कस हो चुका है वो मामला। नादिर, आप साथ ही बैठे हुए हैं, इसका जरा जवाब दे दें। देखिए जरा, आप खुद भी सारे नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह गोल गोल ब्लेम जो है ये घूम रहा है। हम एक ही चक्कर में घूमते चले जा रहे हैं और इस शहर का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। कराची का ये मसला है, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मगर आप मुझे बताएं, हम सबको मिलके काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए जावेद साहब। काम करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बलवानी साहब, माजरत के साथ देखिए, अब हुकूमत ने, मेयर साहब ने कल कहा कि जी 1000 दुकानें बन गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि इनकी परमिशन दी हुई है, तो अब ये बराह रास्त जो इल्जाम है, ये बराह रास्त तो फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हुई ना, कि जिन लोगों ने ये परमिशन दी, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इन लोगों को पकड़ा जाए। बात की कि इन लोगों की एक और मार्केट है इस ओनर की, तो उस मार्केट के आप गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने वाली इमारत को देखने, उसके अंदर जाके जायजा ले लें, जो बहुत बड़ी इमारत बनी है। जी, मैंने खुद देखा है कि वहां एग्जिट रास्ते बंद कर दिए गए हैं बहुत सी इमारतों में। सब जगहों पे आगे दुकानें और ठेले लग जाते हैं फायर एग्जिट्स के सामने, बंद कर दिए गए थे। अब मुझे बताएं, फिजिकली जिसने जाके देखा है उसको पता है, अली एंटरप्राइज के अंदर आग लगी थी, पहले दिन मैंने वहां जाके विजिट किया था, साइड इंडस्ट्रियल एरिया में थी। देखिए, आज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कहीं भी आग लगती है तो 3 से 5 मिनट के अंदर फायर टेंडर पहुंच जाते हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी, जो 48 फायर टेंडर कराची को दिए गए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में अब आग कंट्रोल हो जाती है। आज वो 48 टेंडर्स आज काम आ रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो वो आज काम नहीं आते। स्नॉर्कल 2, 3, आज 4 स्नॉर्कल है,
इनकी मजीद बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा नादिर साहब, हम वो फाइनल, हमें जाहिर है आगे बढ़ना है और हम आपसे क्या ही पूछें, मतलब नादिर बात पता है क्या आ गई है, अब हर कोई कहेगा जी हुकूमत से पूछे उन्होंने हमें एनओसी ही क्यों दिया था। यानी मुझे पता हो कि मेरी बिल्डिंग में फायर हाइड्रेंट्स नहीं लगे हुए, लेकिन ऐसा कोई हुकूमती इंस्पेक्टर आ जाए जो मुझे एनओसी दे दे कि मैं तो, एक की 4 दुकानें कर लूं, लेकिन ये नहीं मुझे साथ में कह रहा कि इसमें कोई फायर सेफ्टी भी बना लेना। मतलब हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट। दूसरा ये हम साथ विजुअल्स भी कुछ चला रहे थे कि सीएम साहब की ताजरों से मीटिंग भी हुई है। ऐसी मीटिंग्स में ये बातें नहीं होती कि सॉरी हम सब कुछ बंद कर देंगे अगर आपने ये चीजें कंप्लाई ना की। अब तो यू हैव दैट पावर टू गेट इट डन। हुकूमत को सख्ती करनी पड़ेगी। विल है कि नहीं है ये बता दें। देखिए हुकूमत का विल है बिल्कुल, और बिल्कुल ये बिलवानी साहब भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसको हुकूमत ने ही इजाज़त दी थी 2003 में इन मज़ीद दुकानों को, बल्कि एक पूरा फ्लोर एडिशनल इसके ऊपर बनाया गया था। मेरा सवाल सिर्फ ये कि अगर अब हुकूमत विल दिखाती है और हुकूमत आती है ऐसी मज़ीद बिल्डिंग्स को जहाँ पे इरेगुलरिटीज हैं, जहाँ पे तजावुज़ात हैं, उनको ख़त्म कराने के लिए, तो ट्रेड एसोसिएशंस और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स हमें सपोर्ट करेगी, ताजर इत्तेहाद हमें सपोर्ट करेगी, या प्रोटेस्ट करेगी, या हड़तालें करेगी, या टीवी पे आके शो करेगी। लेके अब दुकानें बना के लाखों रुपए ये फ्री में नहीं बैठे होते, ये करोड़ों रुपए खर्च करके बैठे होते हैं। अब आप बताइएगा मुझे, हम तजावुजात की एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, तजावुजात यस इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्या हुकूमत ये कोशिश कर सकती है कि जो इमारतें एग्जिस्टिंग हैं उनमें फायर सेफ्टी का निजाम नाफिज हो जाए, सिर्फ ये, और जस्ट सील देम। बाकी हम दुनिया के एग्जांपल देते हैं, वहां तो यही होता है, आप स्प्रिंकलर्स लगा लें, फायर अलार्म हो, फायर एग्जिट क्लियर कर दें, ये सिर्फ ये स्टार्ट फ्रॉम दीस 3 थिंग्स। हुकूमत will definitely do it, and हुकूमत will definitely implement the laws it has already passed, but we again need support from the trade unions। अगर हम सील कर दें जिस तरह हुमा कह रही है, तो सबसे पहले हमारे खिलाफ ही मुजाहरे निकलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले टीवी चैनल्स ही बोलेंगी कि तो नादिर होने दें, आप सही कर रहे हैं। नादिर यही तो सारी बात है। नादिर इंतहाई माजरत के साथ पहली चीज तो मुझे बताएं, ये 1000 दुकानों की अब आप कह रहे हैं कि परमिशन हुकूमत ने दी, तो क्यों दी परमिशन हुकूमत ने? क्यों ये हम एक्स्ट्रा फ्लोर्स बना देते हैं बगैर किसी? आप पूरे आप चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड पे चले जाएं, आप खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाएं, 400 गज के प्लॉट को 420 गज कर दिया जाता है ताकि इमारतें खड़ी हो जाएं। उसके अंदर ज़्यादातर इमारतों में गैस का कोई कनेक्शन नहीं है, आप कैसे इमारतें खड़ी कर सकते हैं इस चीज़ में? ये हुकूमत अगर मगर से बाहर निकले, ये शहर को अनगवर्नेबल और अनमैनेजेबल बना दिया है आप लोगों ने। इस शहर में हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं करते। हम एक हादसे का इंतजार करते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई करते हैं। और आज भी आपकी वो, आप देखें चीपा एम्बुलेंस थी, ईजी एम्बुलेंस थी, सरकारी एम्बुलेंसेस कहाँ थी? ये जो हमारा सिविक वो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो तरीक़ाकार है हमारा, पूरे सिंध में 1 या 2 बंस वार्ड हैं। आप तसव्वुर करें, इतने बड़े हादसा में 1 या 2 बंस वार्ड हैं पूरे सूबे में, जिसकी हम बड़ी वो करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर पे काम किया है। ये जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को एड्रेस करना, इन इश्यूज को इन्फोर्स करना हुकूमत की ही जिम्मेदारी हुकूमत की है। नादिर, आप हमारे पास आते रहते हैं और हम लिटरली हम एक टाइमलाइन भी अगर सेट कर लेना कि आप 1 महीने बाद नहीं, आप 3 महीने बाद हमारे पास दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे और आप हमें ये फिगर बता सकेंगे कि कराची में इतनी मार्केटों में फायर सेफ्टी निज़ाम नाफिज हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो यू वुड बी एबल टू कमिट एट दिस पॉइंट। नहीं, I definitely am not in a position to commit, but I know for a fact that CM Sindh Murad Ali Shah Saab is taking this issue very seriously along with Mayor Murtaza Wahab। और कता कलामी के लिए मजर साहब मेरे बहुत सीनियर है, बट इसमें रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज ही ज़्यादातर पाई गई हैं। चीपा वाले तो बिल्कुल होंगी, उनको क्यों हम रोक तो नहीं सकते, ना रोकना चाहिए, बट एट द फोर फ्रंट वॉज KMC के जो फायर फाइटर्स हैं, जो रेस्क्यू 1112 का अमला है, जो हमारे DC साहब हैं, जो दीगर हुकूमती जो हमारे अफसरान हैं, वो सारे ऑन द ग्राउंड मौजूद थे। नादिर, we'll have to leave it at that। जी, आज की डिस्कशन को हमें इधर ही कंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज वैसे भी इनकंक्लूसिव है, बहुत सी चीजें हैव टू स्टिल। बलवानी साहब, नादिर, नबीर कबूल और मजर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। PSL में अब खिलाड़ियों की ड्राफ्ट पहले होती थी ना, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि खिलाड़ियों की भी ऑक्शन होगी
और What? इसकी क्या जी, हर कैटेगरी में एक एक खिलाड़ी आप, यानी टोटल 4 कैटेगरी से तो 4 खिलाड़ी आप रिटेन कर सकेंगे, अदरवाइज खिलाड़ियों की ऑक्शन होगी, खिलाड़ियों की बोली लगेगी। सो इसके नए तरीक़ाकार के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजेस का ये मुतालबा भी था, कुछ फैंस भी ये चाह रहे थे। अब फाइनली ये मॉडल इम्प्लीमेंट कर दिया गया है फ्रॉम PSL सीजन 11 एंड ऑनवर्ड्स। आइए ज़रा इसकी डिटेल लेते हैं, क्योंकि ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ड्राफ्ट वाला सिचुएशन तो हमें समझ थी, लेकिन हमारे साथ सैयद याह्या हुसैनी, स्कोर के मेज़बान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सो याह्या, सबसे पहले आप हेल्प अस अंडरस्टैंड ये जो मॉडल है, हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम द ड्राफ्टिंग मॉडल, और ये किस किस का मुतालबा था और फाइनली PCB और PSL ने इसे तस्लीम किया। सबसे पहले तो अब्दुल्ला आपको और हुमा आपको अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने अब तक जिस तरह क्रिकेट बोर्ड को चलाया, मास्टर शॉट खेले हैं, उनका एक और ये मास्टर शॉट है। क्योंकि देखिए, ये जो 5 पुरानी फ्रेंचाइज थी वो ये कह रही थी कि वक्त हमने दिया है, सरमाया हमने दिया है, और आज अगर पाकिस्तान सुपर लीग में 185 करोड़ की सियालकोट बिकी है, 175 करोड़ की हैदराबाद बिकी है, तो कहीं ना कहीं हम मौजूद हैं। हमने इस लीग को यहाँ तक लाने में मरकजी किरदार अदा किया, इसलिए आप हमें रिटेंशन दीजिए, क्योंकि हमारे पोस्टर बॉय हैं, हमारी खिलाड़ियों के साथ एसोसिएशन है। वो जो 2 नई टीम आई थी वो तो नहीं मान रही थी, वो कह रही थी नहीं जी, अगर आप रिटेंशन दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, तो वो ऑक्शन में जाना चाह रहे थे। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बहुत दानिशमंदाना और बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने दोनों की बात रखी, वो ऑक्शन पे भी गए, उन्होंने रिटेंशन भी दी, और ये एक अच्छा फैसला उन्होंने किया। अब आपका जो सवाल है कि होगा किस तरह आगे, तो देखिए अब्दुल्ला, पहले 4 रिटेंशन होगी, और 4 जो कैटेगरी थी आपकी, प्लाटिनम, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, उनमें से ये जो 5 टीमें हैं, इंक्लूडिंग इस महीने के आखिर तक मुल्तान का फैसला हो जाएगा, वो एक एक प्लेयर उठा लेंगे हर कैटेगरी से। और जब इनके पास 4 प्लेयर आ जाएंगे, 24 प्लेयर चले जाएंगे, तो फिर हैदराबाद और सियालकोट के पास भी ऑप्शन होगा कि वो अपनी मर्जी से 4 प्लेयर पिक कर लेंगे, तो हर टीम के पास जो है 4-4 प्लेयर आ जाएंगे। इसके बाद ड्राफ्ट नहीं होने वाला, इसके बाद होगा ऑक्शन। अब आपका सवाल ये है कि ऑक्शन में क्या होगा, क्या वही प्लाटिनम, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप प्लेयर की कैटेगरीज मुतारिफ कराएंगे और नाम आप कह लेंगे तब्दील कर देंगे, बट होगा इस तरह के जो प्लाटिनम कैटेगरी का खिलाड़ी होगा उसकी बोली स्टार्ट होगी $70,000 से, और $70,000 से ऐसा नहीं होगा कि एक बोलेगा $70,000 1, दूसरा बोलेगा $72,000 2, नहीं, कम से कम $15,000 या $20,000 जो है वो आपको आगे बढ़ाना पड़ेंगे। इसी तरह जो है वो खिलाड़ियों की कैटेगरी आप रख देंगे और उस हिसाब से उनकी जो है वो बोली लगेगी। पहले होता यह था कि $1.3 मिलियन का जो है वॉलेट होता था हर फ्रेंचाइज के पास, जो पाकिस्तान में 34 करोड़ रुपए बनते हैं। अब इसको बढ़ाया गया है, $1.6 मिलियन का वॉलेट रखा गया है, जिसके साथ आप खिलाड़ियों को परचेज करेंगे, जो पाकिस्तानी रुपये में बनता है 44 करोड़ 75 लाख रुपए। तो अब ये चीज फ्रेंचाइजेस के पास होगी कि उनके पास जो 44 करोड़ 75 लाख है, उनमें से उन्होंने अपने स्क्वाड में खिलाड़ियों को मुंतखब करना। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी खिलाड़ी को 15 करोड़ में उठा लेंगे। अगर 15 करोड़ में उठा लेंगे तो के लिए पैसे कहाँ बचेंगे, बाकियों का क्या करेंगे? So, you know, एक नहीं, तो फिर ऑक्शन का मतलब तो बोली लगाना होता है ना, या ये समझा दें, अगर एक बहुत ए लिस्टर काइंड ऑफ प्लेयर है, वो रिटेन नहीं हुआ फॉर वॉट एवर रीजन, तो बोली तो लगेगी ना कि कोई भी टीम उसको ले सकती है, और नेचुरली इसीलिए तो ऑक्शन है, वरना ड्राफ्ट होता। एम आई राइट? देखिए, ऑक्शन का जो बुनियादी मकसद है, और अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे तो वो यही होगा कि आप बेहतर बेट करेंगे और प्लेयर को बाय कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आप जिस तरह शॉपिंग करने जाती हैं, आपके वॉलेट में पैसे होते हैं, ग्रोसरी भी करनी है, घर के पर्दे भी लेने हैं, आपने जो है वो कुछ और चीजें भी लेनी है, आपके पास एक बजट होता है, तो बजट दे दिया आपको 44 करोड़ 75 लाख रुपए का, उनमें से आपने खिलाड़ियों को उठाना है। अब आपकी मर्जी है, आप खिलाड़ी को अनलिमिटेड नहीं है मामला, ये you can't go beyond your unlimited नहीं है, उठाना चाहिए, लेकिन आप 44 करोड़ 75 लाख रुपए में आपने प्लेयर को खरीदना है। अगर आप एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बाकी खिलाड़ियों का क्या करेंगे? बाकी खिलाड़ी कैसे आप खरीदेंगे? सो यू हैव टू पिक एंड चूज, एंड आप बोलियां भी उस हिसाब से अपना हिसाब किताब देखते हुए लगानी पड़ेंगी। एक खबर और गर्दिश कर रही है भट्टी साहब, हम आपसे इसकी तफसील मालूम करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप के बाइकॉट का सोचा जा रहा है। बांग्लादेश की तो बात हो ही रही थी, जिन्होंने भारत में खेलने से इनकार किया है, और पाकिस्तान का भी कहीं इसमें नाम आ रहा है। डू यू हैव एनी अपडेट रिगार्डिंग दैट? प्लीज हमसे शेयर करें, बिकॉज दिस इज बिग न्यूज।
देखिए अब्दुल्ला, कल बुध के दिन आईसीसी ने डिसाइड करना है बांग्लादेश का जो एक कंसर्न है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के बायकॉट का ताल्लुक है, देखिए मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट हर जो बोर्ड मुल्क है वो आईसीसी के साथ करता है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बायकॉट करेगा। हाँ, आईसीसी पर प्रेशर डाल सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि भाई लास्ट ईयर आप पाकिस्तान के मामले में तो इतना आगे बढ़ कर भारत को राजी करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इस वक्त लग ऐसे रहा है कि भारत खुद एक मुश्किल में आ गया है कि हर तरफ से भारत पर क्रिटिसिज्म हो रही है। वीज़ों का मसला ले लें, बांग्लादेश का मसला ले लें, और आईसीसी भी प्रॉब्लम में है कि आईसीसी पर भी क्रिटिसिज्म हो रही है कि अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी तो खैर कभी भी नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा जो झुकाव भारत की तरफ, भट्टी साहब वैसे कुछ मसले तो हल भी हो रहे हैं। वीजे वाला मसले हल होना स्टार्ट हो गए हैं। पहले वो पाकिस्तानी डिसेंट वालों को जरा रोका हुआ था वीजे, लेकिन अब तो वीजे भी इशू हो रहे हैं। तो मसला तो सिर्फ बांग्लादेश वाला ही रह गया। बहुत आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहा भारत। फिलहाल उन्हें इंग्लैंड के जो 3 प्लेयर्स थे, पाकिस्तान निजात, आदिल रशीद, साकिब महमूद और रेहान अहमद, इन 3 को वीजे दिए। बाकी अभी भी कोई 30-32 लोग जो हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है वो लटके हुए हैं। अब जिस तरह मुश्ताक अहमद पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो बांग्लादेश की टीम के स्पिन बॉलिंग कोच है। मुश्ताक अहमद का वीजा जो है वो भी अभी तक लटका हुआ है। तो देखिए भारत ने ये जो मुस्तफिजुर रहमान वाला मसला हुआ है, तो भारत को अब मुंह की खाना पड़ रही है कि भारत का एक सजा सजाया जो एक स्टेज था वो खराब हो गया। भारत जो है आखिरी वक्त तक मुश्किल में है। अब ये देखना है कि आईसीसी अपना जो कार्ड है वो कल किस तरह खेलता है। अगर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालकर और फिर स्कॉटलैंड को डाल देता है, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ बिल्कुल खड़ा होगा और दूसरे भी मुल्क भारत वो बांग्लादेश के साथ आपका मतलब है बांग्लादेश के साथ, जी हाँ, सॉरी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक इजी सेलिंग आईसीसी को मिल जाएगी। आईसीसी के लिए काफी मुश्किल आ गई है और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टूर्नामेंट है। लेकिन अब्दुल्ला हुमा, लोग बात करते हैं ना कि माजी में भी एक वाकया ऐसा हो चुका है। 2009 में जब इंग्लैंड ने मेजबानी की थी T20 वर्ल्ड कप की, मैं और याया दोनों हम वहां मौजूद थे, तो उस वक्त जिम्बाब्वे की टीम को बरतानवी हुकूमत ने वीज़े नहीं दिए थे। रॉबर्ट मुगाबे की जो पॉलिसीज थी, तो जिम्बाब्वे को टूर्नामेंट से निकाल कर नेदरलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया। तो माजी में भी एक मिसाल मौजूद है। लेकिन इस बार मेरे ख्याल में आईसीसी भी प्रेशर में है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड, उसको तो मुंह की खाना पड़ रही है कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान का ये मामला इस टूर्नामेंट के बाद भी उठा सकते थे, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने पहले ये मामला उठा लिया और अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। याहिया से जान लें ये बात जरा। याहिया, बताइएगा क्या लग रहा है आपको, आईसीसी की तरफ से क्या फैसला एक्सपेक्टेड है? बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की भी चेमागोइयां हैं। अगर तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा, पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा? देखिए अब्दुल्ला, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड है उसकी अपनी तो कोई हैसियत है नहीं। ये जो जितने भी टेस्ट मुल्क हैं उनकी नुमाइंदगी ये करते हैं और उनके वोट से जो है ये मुंतखब होते हैं। ये जो एक बांग्लादेश का मसला खड़ा हो गया, ये एक आई ओपनर है, क्योंकि आप किसी भी मुल्क को मेजबानी देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि वो मुल्क जो है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का जामिन होगा। बिल्कुल वजह फरमाया माजिद भट्टी साहब ने कि पाकिस्तान और भारत का जो इशू हुआ, फिर उसके बाद फ्यूजन मॉडल डिस्कस हुआ अगले 3 सालों के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ये कहता है कि पाकिस्तान आने में उनके खिलाड़ियों को सिक्योरिटी खदशात हैं, तो भाई वो पाकिस्तान नहीं आ रहे तो हम भी भारत नहीं जा रहे। लेकिन अब अगर बांग्लादेश ये बात कर रहा है कि भाई हमारे खिलाड़ियों को भारत में खेलने पर सिक्योरिटी खदशात हैं, तो कैसे आईसीसी जो है वो ये कह रहा है कि जी आपको कोई खदशात नहीं है, आप जाकर खेल लें? तो फिर कैटेगोरिकली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि वो हुकूमत की तरफ से खत लिखे आईसीसी को कि जी आप हमारे खिलाड़ियों की जमानत दे दें, अगर खिलाड़ियों के साथ कुछ भी होगा तो आप जिम्मेदारी लेंगे। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है
बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और उनकी आवाज बनना चाहिए, और उनकी आवाज को सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि तमाम क्रिकेट बोर्ड तक उठानी चाहिए कि एक मुल्क को वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम मुल्कों को जो है वो साउंड एंड सिक्योर करे। तो ये बांग्लादेश का जो मामला है इसको हल होना चाहिए, इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि आप बांग्लादेश को कहते हैं थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ बैठे ये कह रहे हैं it is definitely not a priority for them, at least यही लग रहा है, but that's all the time we have. Thank you Yahya and Bhatti साहब here with us. कोई ICC का कोई टूर्नामेंट, कोई इवेंट हो रहा हो और वो कंट्रोवर्सी गिर्द ना हो, ये अब हम पिछले कुछ सालों में हम इमेजिन नहीं कर सकते, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इंडिया। भाई 3 दिन से तो हमें लग रहा है कि कराची और लाहौर में भी मेरी दोस्तों से बात हो रही थी, सर्दी की शिद्दत एकदम कम हो गई है। मतलब लाहौर में हाँ कम हुई है फ्रॉम हाउ इट वाज लास्ट वीक, तो धूप भी निकली है। नसीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बारिश और बादलों की वजह से जो बारिश का सिस्टम आने वाला है उसकी वजह से एकदम सर्दी हमें कम महसूस हो रही है, क्या सीन चल रहा है? जी अंजुम साहब बताइएगा हमें। अंजुम साहब आपको आवाज आ रही है तो प्लीज हमें बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए याद रखिएगा, जब भी कोई मगरिबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो अप्रोच कर रहा होता है तो उससे पहले जो है वो टेम्परेचर राइज करते हैं, तो यही फिनोमेना इस वक्त हम देख रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे बिल्कुल शुमाल मगरिबी इलाके हैं वहाँ पर जो है वेदर हो रहा है GB में और काला क्या कहते हैं आप KP के अपर इलाकों में, जैसे कलाम में कल 1 फुट जो है वो स्नोफॉल हुई है और इसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 24 मिलीमीटर बारिश हुई है। पटन दरोश में 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अपर KP में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। अपर KP में बारिश का सिलसिला जारी है। हमें कराची के टेम्परेचर एकदम राइज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में भी क्या इसी वजह से लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत जो थी वो क्या इसी वजह से टूटी, और ये बारिश कहाँ कहाँ होगी सदर्न एरियाज की बात करें? बिल्कुल इसी वजह से टूटी है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में जो है वो 22 तारीख को इंशाल्लाह बारिश के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइट टू मॉडरेट लेवल की बारिश हो जाएगी। इसी तरह 22 तारीख की अलग सुबह जो है या रात गए, यानी 21 की रात गए 22 की अलग सुबह जो है वो कोयटा में भी एक अच्छी बारिश नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ इस बात की तवक्को लग रही है कि इस दफ़ा जो है वो इस स्पेल में जो है 22 तारीख को कोयटा वैली में भी स्नोफॉल हो जाएगी। और इसके बाद ये सिलसिला 22 को तकरीबन मुल्क भर में, यानी कि आप यूँ कह लें कि सिंध में भी जो है अक्सर इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें कराची के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद, ठट्ठा, सुजावल, दादू, जामशोरो, लाड़काना, खैरपुर, सखर, घोटकी, यानी कि बेसिकली आप कह रहे हैं सिंध के बेशतर इलाकों की बारिश। अंजुम साहब सॉरी बट दैट्स ऑल द टाइम वी हैव दिस मॉर्निंग। कल आप में बात करेंगे 22 कह रहे हैं विच इज परसों कोयटा में बर्फ भी पड़ेगी, तैयारी अपनी मुकम्मल रखें। That's it for today. We'll see you tomorrow, inshallah. Bye.